अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक नया हफ़्ता, एक नए दिन का आगाज़। तो अल्लाह के दे जनाब हमारा जो पूरा हफ़्ता है ना, ये बहुत अच्छा गुजरा। जो लोग आप साल शुरू होने से पहले से रेजोल्यूशन बना लेते ना और फिर वो पूरा नहीं होता, तो आपको चाहिए कि आप हफ्तों का टारगेट रखें। आप कहेंगे जी इस हफ्ते मैंने ये काम करना है। सबसे ज़्यादा आपको पता है किस चीज़ का रेजोल्यूशन बनाया जाता है? वज़न कम करने का। तो आप ये रेजोल्यूशन बनाने कि चलिए भाई इस हफ्ते में ये चीज़ करूँगी, और फिर उसके बाद आप संडे तक चेक भी करें कि क्या वो चीज़ आप अचीव भी कर पाए हैं, नहीं कर पाए। यानी कि कहने का मकसद है जो अपने टारगेट्स रखने हैं ना, अगर आप उनको इतना लंबा रख लेंगे ना कि हाँ भी चलो अभी तो साल ख़त्म में टाइम है, सितंबर है, अक्टूबर है, फिर एकदम दिसंबर आ जाता है और आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते। सो वीक से स्टार्ट करें ना, वीक के पहले दिन से। अच्छा, अब क्योंकि वीक का पहला दिन है तो हमने सोचा कि भाई हम भी बहुत ही अच्छे आगाज़ करते हैं वीक का, और वो ऐसे कि आज जो मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो एक्चुअल में सुपरस्टार हैं। जो मेरे मेल सेलिब्रिटी गेस्ट हैं भाई, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, इनकी फ़ैन फॉलोइंग दुनिया भर में मैंने जितनी बच्चों में देखी है, और स्पेशली उन बच्चों में जो कि स्पेशली इनको हम कहते हैं कि किड्स विद द स्पेशल नीड्स, ही नोज़। इनको देख के मैंने तो, क्योंकि मेरा इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ भी है, ये एक तरीके से मैं इनको अपना बहनोई भी कह सकती हूँ क्योंकि इनकी बेगम मेरी बहुत प्यारी बहन है। तो मैंने देखा है कि वो बच्चे स्पेशल चाइल्ड कैसे इनको देख के खुश होते हैं, और फिर माँ बाप इनको जो अपने बच्चों की खुशी पे दुआएं देते हैं, ये तो मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया हुआ है। और साथ में जनाब एक इनका बहुत बड़ा पुराना हवाला, जिससे आई एम श्योर ये कहीं ना कहीं तंग भी आ गए होंगे, क्योंकि हम हमेशा उसकी बात करते हैं। क्योंकि इनका एक सीन जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक ड्रामे में नशर हुआ था, जिसमें दिखाते हैं कि ये इनका आखिरी सीन होता है, इनकी डेथ हो रही होती है। वो एक ऐसा सीन था कि जिस पे पूरा PTV जहाँ जहाँ देखा जा रहा था, हर बंदे ने वो तकलीफ़ महसूस की और हर बंदा रोया भी उनके साथ। गो के बाद में उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो रुलाया था उसका ज़ाला किया जाए, लोगों को हंसाया जाए, और पाकिस्तान का सबसे लंबा सिटकॉम भी इन्होंने ही दिया है। तो इनको मैं दावत दूंगी। लेकिन उनके साथ जो मेरी आज की फ़ीमेल सेलिब्रिटी गेस्ट है भाई, एक तो ना दोनों जो मेरे गेस्ट हैं उनकी एक बात है, हमने उनको जब पहले देखा था और उनको जब हम आज देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है। मतलब क्या कमाल फिटनेस की मोटिवेशन ये दोनों देते हैं। और ख़ातून ने तो एक ऐसी कमाल मिसाल पैदा की कि उन्होंने मॉडलिंग का आगाज़ तब किया जब समझा जाता था कि पता नहीं कौन सी एलियंस होती हैं और ये कौन से ये एलियन प्रोफेशन है मॉडलिंग का। और इन्होंने शुरू तब किया जब इनकी शादी भी हो गई, फिर और जब इनके बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग कहते हैं जी शादी ना करें, अच्छा भी अब बच्चे पैदा हो गए तो अब तो करियर ख़त्म ही हो गया। बट इन्होंने आज से बहुत साल पहले ये स्टीरियोटाइप पहले से ब्रेक कर दिया था। तो जनाब आज फाइनली हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है नबील ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? फाइनली हम इतने अमीर हो गए कि हम आपको अफोर्ड कर सके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैंने डॉलर्स में पेमेंट ली है, क्यों मेरे पीछे टैक्स वालों को डलवाओगी? लेकिन हम बहुत, अब उससे पता नहीं चल रहा कि मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ या तुम लोग ज़्यादा गरीब हो। हम तो बेचारे पता ही आप लोगों को ना रुलाना ना, उनको ना रुला, पता चले कि ये कहने तुम पेमेंट रहने तो मैं तुम लोगों को लिख के जाता चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्लेजर ही दे जाएगा और हम कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। डन हो गया, आएगा नहीं तो मैं बाहर ले लेता। तो हम भी इसको बेचेंगे। हमें पता है कि ये भी महंगा ही ब्लेजर है नबील भाई, ऐसा नहीं हमें पता है। सीमी जी कैसी, आप ठीक ठाक हैं? ठीक हो? मिजाज बखैर? बिल्कुल ठीक भाई। सीमी जी से तो आप कि हम हमारी बड़ी हैं, हमारे शोज़ में हमने पहले अपने ज़ियारात पे भी शो किया और उससे पहले भी हाँ हमेशा से हमारे साथ ही रही हैं। मुझे वैसे नबील भाई सच्ची सच्ची आज बताइएगा, लोग जब भी बात करते हैं और आपका नाम आता है तो एक, और आपके इंटरव्यूज़ में भी जो आपका जो सीन था मरने वाला धुआं का, वो सीन मरने वाला आज भी जिंदा है। कभी आपसे तंग नहीं आया कि नहीं भाई मतलब मूव ऑन, कुछ मेरा और बहुत सारे हवाले हैं? हाँ वो है वो, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है चीज़ों का इम्पैक्ट होता है ना। जैसे अभी वो मेकअप में वो मुझे कह रही थी आप सीरियस एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैंने कहा मैं करता ही सीरियस था। वो बीच में गैप आया जहाँ मैंने कॉमेडी की और अपने वो पैसे बचाने के लिए अपना सिटकॉम खुद ही कर लिया। तो वो जो ये जो अब वो 15 साल 16वां साल चल रहा है उसको, तो लोगों को ये लगता है कि ये जो एक जनरेशन है उसके लिए तो एज मुझे वो बुलबुले में ही देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उससे पहले मैं सारी ज़िंदगी 34 इयर्स का मेरा करियर है, उसमें मैंने सीरियस ही किया सारा। मतलब अगर आधी समझ लें तो बाहर वो एक वो आता था शुरू में
बड़ी कोशिश, मैं बताऊँ शुरू में भी मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने प्ले किया, एक मैंने लोकल प्ले किया था आज दी कहानी। आतिश बड़ा जवान था उसमें, बल्कि नौजवान था। शुरू में तो रोल नहीं मिलते थे कि ना ये बच्चों में आता है ना ये जवानों में आता है, क्योंकि वो इस तरह का था। तो बहरहाल वो जब किया तो सबसे पहला जो कमेंट मिला वो ये मिला कि जी मैं जो है वो नज़र अच्छा आता हूँ। तो मुझे लगा यार ये मेरा पैकेज नहीं है, ये तो जैसे ऊपर वाला कर देगा, ये सबका वही पैकेज है ना। मुझे तो ये कहलवाना है कि ये काम बहुत अच्छा करता है। तो वो इस हवाले से फिर मैंने इवन देन यू आर क्लियर नबील भाई कि नहीं मुझे काम से हाँ, मैं बहुत क्लियर था कि मुझे अगर मनवाना है, पहली बात तो ये है कि मुझे पता नहीं मुझे आता भी है कि नहीं आता। वो तो बाद में आप अपने अंदर डिस्कवरी करते हो। अच्छा, मैं वो एक्टर भी नहीं था कि जो बचपन से नहीं लोगों को एक्टिंग करके दिखा रहा होता है, घर में सबको बता रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत शाय आदमी था। जैसे ना कि लोग बच्चों से कहते चलो भी फलाने की एक्टिंग करके दिखाओ, तो आपके अम्मा नहीं। और घर वालों का वैसे था कि आपका कुछ इंटरेस्ट बन सकता है नबील भाई? कभी भी नहीं, ग्रेजुएशन तक था ही नहीं। हाँ, ये जरूर था कि मैं अपने दोस्तों में बड़ा मकबूल आदमी था कि एक होता है ना कि आप दोस्त मूव नहीं करते कि नहीं आओ तुम आओ तो फिर चलेंगे फिर करें। तो वो जब मैं एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ, थिएटर से शुरू हुआ और करके, तो मेरा सबसे पहला यही था कि यार सबसे पहले रिएक्शन फैमिली का आता है ना, जो अभी भी आता है जब हम इतनी ट्रेजेडीज देखते हैं कि यार आर्टिस्ट जो है वो किस तरह सफ़र करता है। मैं बहुत अरसा कंफ्यूज रहा कि यार मुझे जो है वो एक्टिंग करनी है, मतलब इवन धुआं के बाद भी मेरा ये था कि यार मैं छोड़ के, तो कज़न एक कह रहा था आ जाओ अमेरिका आ जाओ, ये 95-6 की बात कर रहा हूँ। अगर आप धुआं की बात करें जिसमें आप कह रहे कंफ्यूज थे, तो डैट वाज मतलब 91 में अगर आप समझो मैंने प्रॉपर शुरू किया 92 में, तो 95-4-5 में धुआं था। तो आप सोचो मैं 3-4 साल ये कंफ्यूज रहा था कि अच्छा मैं चला जाऊँ अमेरिका चला जाऊँ, कज़न एक ऑफ़र कर रहा है आ जा यहाँ सेटल हो जा, यहाँ कुछ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो क्योंकि वो एक जवाब ही नहीं था मेरे पास कि यार क्या करोगे, सर्वाइव कैसे करोगे। क्योंकि कहते हैं ना हवाई रोजी है। हाँ, बार-बार ये कहते हैं। तो वो इस वक्त मैंने देखा है और इसलिए मैं अपने सीनियर्स को बड़ा सल्यूट करता हूँ। और मेरे साथ अगर मेरा कोई सीनियर ट्रैवल कर रहा हो, मेरी कोशिश होती है मैं इसका सामान उठाऊं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है, मैंने अपने मैं तो वो टाइम देखा है ना, मैं ऊपर जो देखा है ना वो मैंने देखा है कि यार कोई हम तो कंफ्यूज थे ना कि ये काम ठीक भी है कि नहीं, फिर फाइनेंशियली बिल्कुल फारिग, तो आप फैमिली से भी इमोशनली फारिग। तो भाई ये कौन लोग थे? ये कोई पागल लोग थे जो इस फील्ड को लेके चल रहे थे। अच्छा वजह क्या थी? क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि यार ये अल्लाह की एक सोसाइटी है ना, उसमें हर तरह की मिट्टी रखता है। वो सारी मिट्टी है डॉक्टरों की नहीं रखता, वो कहीं इंजीनियर की रखता है, कहीं आर्टिस्ट की रखता है, कहीं पेंटर की रखता है, कहीं शायर की। इसी से सोसाइटी बनती है। तो इस चक्कर में मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने बड़ी एफर्ट की है इस चीज़ को। इवन हमने भी, मैं शुरू में मुझे याद है 2000 का चेक मिलता था, 2000 का। अब हालांकि मैं जब सुनता हूँ 50, 70, 80 रुपए का चेक भी मेरे सीनियर्स लेते रहे, तो इस काम में अब आज लोग जो लाखों रुपया मांग रहे हैं ना, उसके पीछे लोगों की बड़ी वो है एफर्ट कि इस काम को जिंदा रखा है उन्होंने। लेकिन वो देखिए नबील भाई, एक सीनियर बंदा ना, सीनियर एक्टर आपकी, लेकिन आजकल के जो हम यंग लोग देख रहे हैं जिन्होंने टेलीविजन पे काम नहीं किया हुआ, जो टिकटॉक वगैरह पे काम भी कर रहे हैं, तो जब वो भी वो करते फिर समझ रहा होता है कि यार वाई। अच्छा नहीं, वो देखिए हमारे यहाँ अभी जो बहुत कंप्लेन आती है वो आती है कि यार लोग मिस कमिटमेंट करते हैं। आप भी फेस करती होंगी, सीमी भी करती होंगी कि यार अच्छा ये भी बहुत पक्की हैं। जी। एक तो इनका एक मजा इनके साथ काम करने का मुझे ये आता है कि घर का खाना बड़ा अच्छा मिलता है हमेशा से ये लेके आती है। अच्छा मैं खुद भी बहुत, मेरी कोशिश होती है कि मैं घर का खाना लेके जाऊँ। आपकी तो प्रोडक्शन में भी घर से खाना बनता है। मैं तो आपको पता है मेरी तो कोशिश ये होती है कि जो मैं खाऊं, जो मेरे बच्चे खाएं, वही मेरी टीम के लोग खाएं। अच्छा दूसरा ये कि ये जो लोग कहते हैं ना कि यार ये लोग मिसकमिटमेंट करते हैं, बेसिकली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जितनी भी नई जनरेशन आ रही है ना, मैं भी किसी अकेडमी से नहीं आया, लेकिन क्या हुआ मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग हुई है पीटीवी से, तो वो नॉर्मली अगर आप इंडिया की या किसी और जगह की अगर आप लगाएं तो आपको पता चलता है जितना भी एक्टर आता है उसमें से 96% एक्टर एकेडमी से आता है। हाँ, हमारे यहाँ मुल्क में शायद वो एकेडमी क्या करती है आपके साथ, वो आपको ट्रेन करती है कि आपको पता चलता है कि भाई ये काम पेशेंस का है, ये काम स्ट्रगल का है, और ये सारी चीज़ों से करते हुए आप आते हैं तो आपका दिमाग ख़राब नहीं होता, आपको पता होता है कि कमिटमेंट क्या चीज़ है। मैं बता रहा हूँ आपको 2000 से मैंने स्टार्ट लिया था पर एपिसोड। 2000 ओके पर एपिसोड। अच्छा उस और लीडिंग एक्टर
मतलब कोई स्पोर्टिंग एक्टर नहीं था, मैं एज ए हीरो आ रहा था। मुझे बताया तो उस 2000 में फिर आपका अच्छा उस फिल्म 2000 में 8,000 आप महीने का लगा लो, 4 एपिसोड चलते थे ना, लेकिन वो 3 महीने बाद अगले 3 महीने प्ले नहीं होता था। वो तो आपको देखे ना कहीं 6 माह बाद प्ले मिलता था ना। तो नबील भाई वो शशके पशके वो हीरो वाले वो भी तो चाहिए होते थे। वो तो चाहिए होते थे। मैं बहुत अरसा मेरे पास वो थी फॉक्सी, तो मुझे वो जब धुआं मैंने कर लिया तो मुझे वो पुलिस वाले रोक के कहते बाबूजी ये गाड़ी आपको अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहता था मर्सिडीज खड़ी हुई है घर पे, मुझे शौक इसका। ओ भाई मैं फोर्ड ये करता हूँ, मतलब एक दफा मैं पुल से उतर रहा हूँ, वो कह रहा हूँ आपकी लाइट नहीं जल रही, मैं कहूँ पीछे हट जा, इसकी ब्रेक भी काम नहीं करती। ब्रेक भी नहीं है सर। उसके लिए मैं आपको मतलब एक खूबसूरत कहानी ये है कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची 32,000 की और मैंने 18,000 की वो गाड़ी ले ली। ओके समझे? ठीक है, ये बात मैं कर रहा हूँ 92 की। ठीक है। फॉक्सी मैंने बेची, सॉरी मोटरसाइकिल बेची होंडा 32,000 की, 18,000 की ले ली और लेके मैं बहावलपुर से एक दोस्त से आया। अच्छा। वो दोस्त भी साथ आया। अच्छा उस वक्त 14,000 बचा भी तो लेना, उसमें भी कुछ किया होगा आपने। अब सोचे अब चले कहाँ से हम, फॉक्सी लेके बहावलपुर से। और उस वक्त वो था इनमें से किसी का लॉन्ग मार्च था, पीपल्स पार्टी या नून लीग का, तो कोई गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे वो आगे, हमें कोई रोक नहीं रहा था क्योंकि उनको था ही नहीं कि गाड़ी कहीं पहुंचनी है इस्लामाबाद, हालांकि हम लाहौर ही जा रहे थे, हमें को रोक ही नहीं रहा था। तो मैं दोस्त से कहा यार ये हमें क्यों नहीं रोक रहे, उनको पता है ये पहुंचनी नहीं। रास्ते में जो है वो गाड़ी उसकी वो टूट गई, कोई तार वार एक्सीलेटर की। अब क्या करें, बैठे हुए वहाँ उसने कहा जी मैं ये तार तो नहीं मिलती, इसको मैं करता हूँ, मैं कुछ बना देता हूँ। अब वो उसने वो गिरा लगा दी। अब गिरा लगाने से वो फंस जाए कहीं, तो अब वो गर्म हो जाए। आपको शायद पता है कि ये गाड़ी जो फॉक्सी जो है ये हिटलर ने 1 हफ्ते के ऑर्डर पे बनवाई थी बगैर रेडिएटर के, क्योंकि उसको इधर बर्फों में ट्रैवल करना होता था, रेडिएटर में पानी जम जाता था। तो इसमें रेडिएटर नहीं होता। अच्छा। वो कूलिंग सिस्टम उस तरह का नहीं होता, जब थोड़ी सी गाड़ी गर्म होती है तो वो बंद हो जाती है। अब हम चले 30-40 किलोमीटर, वो गर्म हो जाए, बंद हो जाए, फिर हम इंतजार करें उसके ठंडे होने का। तो हम वो ट्रैवल जो 5-6 घंटे का, तो हमने कुछ 14 घंटे में किया, तो करके मैं आ गया। अच्छा उसके बाद मुझे याद है अच्छी तरह के लाहौर में टीवी के सामने मुबारक सिनेमा के पीछे एक भट्ट साहब होते थे, वो मेरे परमानेंट दोस्ती, मुझे उनसे रिश्तेदारी करनी पड़ी क्योंकि वो गाड़ी पता चलता था। मैं उन दिनों मोबाइल, वो आपके फॉक्सी के डॉक्टर थे? हाँ, मोबाइल जो थे ना वो तो थे नहीं, तो मैं फ़ोन करता था, ये मैं ना लिबर्टी की फलानी दुकान पे खड़ा हूँ और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वहाँ से मोटरसाइकिल पे बंदा भेजते थे। तो उस गाड़ी का जो वाइंड अप था वो ये हुआ कि मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए, प्राइवेट सेक्टर ने आंख खोली, तो मैंने सोचा कि मैं अब FX ले लूँ। तो मैंने वो गाड़ी बेचने का सोचा, तो वो मैं जब वो बिकी कोई 17,000 की, 17,000 की, सिर्फ 1,000 नुकसान। 2 साल मैंने वो रखी और 2 साल में मेरा ख्याल 60-70 हज़ार मेरा ऊपर लगा उसमें। ठीक है, ये सोच लेना। अच्छा उसमें मुझे याद सुना के नबील जाएगा। मेरे एक कज़न ने मुझे बहुत अच्छा उसमें ऑडियो सिस्टम दे दिया, वो कहीं बाहर से लाया था यूज्ड, मैंने लगा लिया, बड़ा वाला सिस्टम। पता चला वो कोई जालिम निकाल के ले गया। मैंने उसके बाद उसको लॉक करना ही छोड़ दिया, मैं जहाँ जाता था खुली छोड़ जाता, कर लो जो करना। अच्छा उसके बाद वो मैंने 17,000 की वो बेची। तो मैं भट्ट साहब के पास गया जो मेरे वो थे मैकेनिक, तो उन्होंने कहा 13,000 का आपकी तरफ बिल है। मैंने कहा नहीं, मैंने 11 देना है। 6,000 मुझे चाहिए अपने लिए। तो मैं इस तरह गाड़ी बेच के 11,000 वर्कशॉप का बिल दे के 6,000 जेब में डाल के तो वापस आ गया। तो इस तरह की वैसे ये अब आपको गाड़ी ढूंढनी चाहिए, वो कहीं मिल जाए तो। अच्छा सीमा जी, आपकी पहली वैसे गाड़ी कौन सी थी जो आपने खुद खरीदी थी? खुद तो नहीं, मैंने तो शादी के बाद ख़रीदी थी गाड़ी, वो कोरोला थी और वो थी डार्क मेहंदी कलर की, बड़ा यूनिक सा कलर था उसका, लोग बड़ा देखते थे जब मैं मुझे गाड़ियों का बहुत शौक़ है। अच्छा। हाँ, और मैं फास्ट ड्राइवर भी हूँ, लोग सब जानते हैं, ज़रा मैं तेज़ गाड़ी चलाती हूँ, रेस भी लगाती हूँ। बहुत तेज़? नहीं, बहुत तेज़। वो रेस लगाने का शौक़ है थोड़ा बहुत। ये अभी भी है या कम हो गया? नहीं, अभी भी है। अभी भी है। बेसिकली गाड़ियों का ही शौक़ है, मतलब और चीज़ों का कम शौक है, ट्रैवलिंग और गाड़ियों का शौक। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जिस टाइम पे टेलीविज़न पे काम किया था, उस टाइम पे टेलीविज़न में एंटर होना, PTV के दफ्तर में एंटर होना बहुत बड़ी बात होती थी। सो ये आपके लिए इजी था कि आपका कैसा, और आपने क्योंकि मॉडलिंग में आपने पहले कदम रखा, एक आपने स्टीरियोटाइप ब्रेक किया, बच्चे की बात करना, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज
मॉडलिंग तो मेरा पैशन बन गई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी दोस्त को फेवर किया था। उसके बाद मुझे मज़ा आने लगा था और सबने तारीफ़ें इतनी की कि भाई तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तो वो मज़ा आने लगा था, करने लगे। और घर से सपोर्ट आपको मिल रही थी? सपोर्ट, हाँ, हस्बैंड से पूछा था, उन्होंने परमिशन दे दी थी, कोई मसला नहीं था। बच्चे बड़े थे मेरे, मुस्तफ़ा वॉज 10 एंड अली वॉज 7-8। और एक शूट एक ही दिन में होती थी, लाइक 2-3 आवर्स की शूट होती थी, फिर हम घर आ जाते थे, कोई मसला नहीं। एक्टिंग का मुझे शौक कभी भी नहीं हुआ। ड्यूरिंग मॉडलिंग मुझे 3-4 ऑफर्स आई एक्टिंग की, आती नहीं थी, ज़ीरो, बट फेस वैल्यू थी उस वक्त। जैसे मैं थी उस वक्त, महानूर थी और इरज थी, सबको ऑफर्स आई। मुझे साजिद हसन ने फर्स्ट अपने ड्रामे में एक्ट करने के लिए बुला लिया और ज़बरदस्ती, नहीं करना है भाई, नहीं आती एक्टिंग, नहीं कराओ। इसी तरह सायरा काज़मी मुझे पीटीवी ले गई फर्स्ट टाइम, दोस्ती थी, एक कैरेक्टर बहुत अच्छा है, सायरा नहीं करना, नहीं करोगी। एक वो सीरियल कर लिया, एक आबिद अली साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो दूसरा आसमान बना रहे थे। वो फर्स्ट इंटरनेशनल प्ले था पाकिस्तान का जो पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड हो रहा था, उससे पहले कोई बाहर गया ही नहीं था रिकॉर्ड करने। वो दूसरा आसमान किया, 1-2 मिस्ट्री थिएटर्स किए इंडस के साथ, और उसके बाद स्टॉप कर दिया क्योंकि ये मैंने सोच लिया था कि एक्टिंग मेरे बस की बात ही नहीं है। जो रात को पेपर्स के लिए नहीं पढ़े जाता था कि सुबह पेपर है और याद करना है और रट्टा लगाना है, वो रट्टा लगा के तो एक्टिंग की है, तो आती नहीं थी एक्टिंग। सो मैंने कहा ये मैं कर ही नहीं सकती, मुझे करना ही नहीं है। वो स्टॉप हो गई। फिर मॉडलिंग कैरी ऑन किया मैंने। मॉडलिंग में जो है वो माशाल्लाह से बहुत मैंने नाम कमाया। एक्चुअली मेरा नाम मॉडलिंग से ही हुआ है। सो फिर मैंने डायरेक्शन का सोचा, डायरेक्शन करूँ, तो डायरेक्शन करते करते फिर रोल्स मिलने शुरू हो गए उसी में। मतलब आ ही गई किसी ना किसी तरह। जो तुम बात कर रहे थे ना पहले कि लोग कहते थे कि एक्टिंग भी अच्छी कर लूँ, तो मैं बहुत साल इस चीज़ का वेट करती रही। जब भी मैं कहीं जाती थी, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पे, दुबई, लंदन, जहाँ भी जा रहे हैं, आप ड्रेसिंग बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा, अब मेरे अंदर ना ये हो रहा होता था कि अब ये कहेगी कि आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा, कोई नहीं कहता था, कोई नहीं कहता था, और मैं इतनी ऑफ होकर वहाँ से आती थी कि मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी एक्टिंग। जब मुझे कोई तारीफ ही नहीं कर रहा मेरी एक्टिंग की, तो मुझे नहीं करनी। लोगों के कमेंट्स भी बड़े अजीब से होते हैं। हाँ, पहला मतलब एक बड़ा अच्छा कमेंट आएगा, यार आप स्क्रीन पे इतने अच्छे नहीं आते, वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। तो चलो ये तो बड़ा बर्दाश्त कर लेता है। एक आता है, यार आप स्क्रीन पे ही अच्छे लगते हैं। और है ना, वो इस तरह के ऐसे कमेंट आते हैं और डायरेक्ट मुंह पे आते हैं। और मतलब कि आप मुझे कहीं भी अच्छे नहीं लगते। एक छोटी सी ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ नबील ज़फ़र और सिमी पाशा मौजूद हैं। और अब ब्रेक के दौरान हमें एक कॉल आई और कॉलर ने हमें कैसी अजीबोगरीब बात बताई कि हम परेशान हो गए क्योंकि हमने ऐसी चीज़ कभी ज़िंदगी में ना देखी ना कभी सुनी, लेकिन वो चीज़ इनके साथ हो गई है। क्योंकि अभी जिस अलमशहूर मुबारक गाड़ी का जिक्र किया, फिर फॉक्सी एक ज़माने में मशहूर थी कि फॉक्सी का खुदा न खासा कभी एक्सीडेंट हो जाए तो फॉक्सी को कुछ नहीं होना, अलबत्ता जिसकी सामने वाली गाड़ी ना उसको नुकसान हो जाना है। आपकी गाड़ी फॉक्सी में सनरूफ था नबील भाई? उससे पहले मैं बताऊँ आपको, एक दफ़ा माल रोड पे बारिश हो रही, मैं निकला हूँ तो मुझे लगा पीछे किसी ने गाड़ी ने हिट किया। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया कि आपकी एकदम स्पीड तेज हुई ना, पीछे से किसी ने हिट किया। तो मैंने, अब वो बारिश भी बड़ी तेज है और माल रोड आपको पता है कैसे, तो मैंने वो देखा तो मैंने कहा अच्छा, मैंने अब माल रोड में आप कहाँ रुक सकते हैं इतनी स्पीड में ये वो। तो मैंने कहा अच्छा, वो गाड़ी मुझे करीब से गुजरी तो मैंने देखा कि अच्छी खासी बर्बाद हुई है ना वो जो। तो मैंने कहा अब इसको जाने दो, खैर है कोई नहीं। तो मैं वहाँ आगे आता था वो गोगो वहाँ पर माल रोड पे, तो मैंने वहाँ रोक के गाड़ी, तो मैंने देखा अपना क्या सूरत हाल है, तो गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। वो इतनी स्ट्रॉन्ग लोहे की गाड़ी थी और मोस्टली लोगों की वो ज़िंदगी की पहली गाड़ी है। और उसमें एक वो था, एक तो ये उसका था कि उसको हिटलर ने 1 वीक पे बनवाया था। सेकंड ये था कि उसके जो मर्सिडीज़ की तरह एक स्पीड के बाद उसके टायर जो पिछले हैं वो थोड़े से यूं करते हैं। सर वो जर्मनी की गाड़ी थी। और मजे की बात क्या थी, आप अभी कुछ कह रही थी कि उसमें सनरूफ था, और वो था वो वाला जिससे आपकी विंडो खुलती है ना, इसी तरह वो खुलता था। अच्छा, पुराना कभी सुना ही नहीं। अच्छा, वो पता नहीं अब बनवाया होगा किसी ने, वल्लाहु आलम, मेरे पास ऐसे ही आई थी। तो मैं, अब वो सनरूफ में जो गेम थी वो ये थी कि वो मुझे एक दफ़ा मुन्नू भाई, अल्लाह गरी के रहमत करे, बहुत बड़ा नाम हमारा,
वो मैं शादमान में रहता था, वहीं उनका ऑफिस था, तो मेरी उनसे आना जाना बहुत था। तो एक दिन मैं निकल रहा था तो कहने लगे तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा, उधर थोड़ा सा रुक के भी बोलते थे, तो मैंने कहा मुन्नू भाई मैं वो निकल रहा हूँ एक काम। तो कह लगे यार मेरी ना एक मीटिंग है, तो यही दिन थे बरसात के ही, तो मुझे कह लगे एक जगह ड्रॉप कर दो। मैंने कहा चलें, करे मेरा ड्राइवर नहीं। मैं कहा आ जाए। अब वो बैठे गाड़ी में तो बारिश शुरू हो गई। अच्छा बारिश शुरू हो गई तो मैं दुआ करूँ कि या अल्लाह ये जो है ना, अब उसका क्योंकि मुझे ये पता था कि वो जो सनरूफ है उसमें पानी भर जाता है और एक एंगल पे जो है ना वो अंदर आता है। अच्छा अब मैं गाड़ी, मुन्नू भाई कहते क्या हुआ, बहुत इतनी बारिश तो नहीं है? मैंने कहा नहीं मुन्नू भाई कुछ नहीं, वैसे ही। अब मैं कर रहा हूँ या अल्लाह किसी तरह मुझे वो मोड़ ना लेना पड़े जिसपे वो एंगल में पानी मोड़ तो आया वो, और पूरा पानी मुन्नू भाई पे आया जो कि कॉटन के कपड़े पहन के बैठे हुए थे। तो कहते ओ ये क्या? मैं कहा मुन्नू भाई इसको किसी गरीब की छत समझें आप। कह रहे और बकवास बंद करो, मुझे वापस दफ्तर लेके जाओ, मैंने मीटिंग में जाना था। वो सारा पानी साथ वाली सीट पे आता। बेचारे आपने मुन्नू भाई गीले गुड़ुच कर दिए। बेचारे वापस गए, फिर उन्होंने चेंज किया, दोबारा मीटिंग पे गए। अभी क्या प्यारा नाम, क्या प्यारे लिखारी। अच्छा मैं ना आप लोगों के साथ एक गेम खेलूंगी, ठीक है? और ये गेम है हमारे सबने खेला, आप ये वाली गेम मजेदार होती है। ये बस यहीं पे शुरू, यहीं पे खत्म हो जाती है। अच्छा आप लोगों ने ये बोर्ड, आपके पास बोर्ड पढ़े, आप बोर्ड उठाएंगे, इसमें सेलिब्रिटी की पिक्चर है और वो नबील भाई आपको 3 हिंट देंगे, ऐसे ही आप इनको 3 हिंट देंगे और आपने गेस करना है, ठीक है? तो पहला आप करें जी, लेडीज फर्स्ट, पहला उठाइए जी, और खुद नहीं देखना आपने। हाँ थोड़ा चेहरे से नीचे करें ताकि आप जी। फिल्म स्टार, ड्रामा स्टार, और अभी एक फिल्म कोई 90 करोड़ की है इसकी फिल्म में। 90 करोड़। मायरा बंदा है। बंदा है, अच्छा। हुमायूं। हाँ जबरदस्त, अच्छे हिंट दिया है नबील भाई। अच्छा। अजय अब देखते हैं आप कैसे हिंट देती हैं जी। ओ माय गॉड, अच्छा? ये एक मेरा फेवरेट एक्टर। अब मैं आपकी फेवरेट एक्टर को कैसे जानूंगा? बहुत सारे सीरियल्स में बहुत कमाल की एक्टिंग की है, और आजकल इसकी एक मूवी आई है जो बहुत अनयूजुअल मूवी है। हाँ, इनकी भी फिल्म आई। फैसल कुरैशी होगा। यस बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जी। बड़े मुंह वाला। मैं ये वो आर्टिस्ट है जिनको मैं ड्रामे में बड़े मुंह वाला कहता हूँ, और कोई 33 साल से मेरी दोस्ती है, और एक कॉमेडी में हम इकट्ठे हैं। ये ना कीजिएगा, यम ना करें, फौरन बताए। पहुंच गई आप ना? मैं पहुंच गई हूँ, नाम नहीं मेरे सामने आ रहा। कॉमेडी में एक साथ हैं, बहुत सालों से। हाँ तो अरशद में नहीं, क्या नाम है? इनके साथ होते हैं, और जो इनका नाम है ड्रामे में वही उनका नाम है ड्रामे में। क्या नाम है तुम्हारा ड्रामे में? मेरा नाम नबील है ड्रामे में। हाँ। और वैसे भी नबील है। हाँ। हारमानी। हाँ हारमानी, देख लें। महमूद असलम साहब। अब ये महमूद साहब आपको मिलेंगे जब वो तब बताएं। सॉरी महमूद साहब। उनको लगता है कि महमूद साहब का वो बहुत छोटा मुँह है, चिजल्स से उनका फेस बहुत बड़ा। अच्छा आपने वो बीच में देखा? मैं नॉर्मली इनको बहुत छेड़ता हूँ ड्रामे में। एक बात सुनो, इनका इतना बड़ा मुंह नहीं है नबील। नहीं मैं तो करूंगा ना, मेरा तो काम, मैं पैसे लेता हूँ इस काम के। मुझे तो तुम बताओ ना। नहीं मैंने आपको कॉमेडी 1 साल इतने सालों से कर दी। इतने सारे लोग आते। हाँ जी। हसीन औरत, वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत सालों से काम कर रही है, और हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है, और डिज़ाइनर्स जो हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं कि इनको लिया जाए, इनको लिया जाए। फीमेल बच्चों को भी बहुत अच्छा देख रही है, वो बहुत अच्छी, बहुत घरेलू भी है। हाँ। हस्बैंड वाइफ में बहुत बॉन्डिंग है, हस्बैंड भी काम लिस्टर है, बहुत खूबसूरत है। फजीला काजी हस्बैंड भी काम करते हैं। करंटली ये जो है वो लीड रोल्स कर रही हैं। हाँ ए लिस्टर्स में आती हैं, हीरोइन के रोल्स करती हैं ये। हस्बैंड एंड वाइफ, इनके हस्बैंड भी जी, इनके हस्बैंड भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके हस्बैंड भी जनाब बड़े कमाल एक्टर हैं। चलें पहुंच गए भाई। हाँ हिंट आपने अच्छा पकड़ा जी। अच्छा जी, ये मेरे बड़े फेवरेट एक्टर हैं। ये तो खैर मैं, आपको क्या पता चलेगा मेरे फेवरेट एक्टर हैं, लेकिन लाहौर से ताल्लुक़ है और बहुत बड़ा फैमिली इनकी इस काम में है। इनके वालिद भी एक्टर थे, डायरेक्टर थे, सिंगर भी थे, और ख़ुद ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनका बेटा भी एक्टिंग कर रहा है आजकल, और पिछले दिनों अभी बहुत सारे सीरियल्स में। इनके भांजे भी दोनों एक्टर्स हैं। दोनों एक्टर्स हैं, भांजे भी एक्टर हैं, पूरा ख़ानदान ही माशाल्लाह इनका
एक्टर्स लाहौर से हैं। लाहौर से नहीं नहीं इतनी जल्दी हार ना माने। नहीं, आप किसी ना किसी सीरियल में जरूर इनके साथ कर रही होंगी या कर चुकी होंगी। अक्सर बड़े सख्त अब्बाओं का रोल भी करता है और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। और इनका एक सिटकॉम लाहौर से वो भी बहुत मशहूर था क्योंकि उन्होंने फैमिली का नाम लिया, वसीम अब्बास। हाँ ये अच्छी बात है। हाँ हार नहीं मानी, देखें। अच्छा जी। हाँ जी। ओह बहुत वर्सटाइल एक्ट्रेस, इन्हें कोई भी आप रोल दे दें बहुत अच्छी तरह से उसको निभाती हैं और बहुत सालों से टीवी पे काम कर रही हैं, हमारे एज ग्रुप की हैं। और इनका भी कुछ दिनों पहले सीरियल बहुत बहुत हिट हुआ था जो इन्हीं के नाम पे था। इन्हीं के नाम पे था। यस नबील भाई, इन्हीं के नाम पे वो सीरियल था। सीरियल इन्हीं के नाम इन्हीं के नाम पे था। अच्छा मैं और ये हम जिस अब तो बहुत ही क्लियर हिंट हो जाएगा, लेकिन अभी हम जिस एक सिटकॉम की बात कर रहे थे ये भी उसमें थी। सबा परवेज। यस, सबा परवेज। क्या बात है। अभी मैं अगले हिंट पे जा रहा था कि बच्चे भी इनके सिंगर थे, लेकिन अब पहुंच गए जी। आखिरी इनका ये। अच्छा जी, ये क्योंकि मेरे साथ मेरे आसपास काम शुरू किया था इस आर्टिस्ट ने, ये भी इसकी क्या नाम है, खाला कराची में एक्टर एक्ट्रेसेस थे। एक कज़न भी इसकी काम कर रही है, खुद बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। ये खुद लाहौर से है लेकिन कराची आ गई हुई है। यहाँ पर एक कज़न है जो काम कर रही हैं यहाँ, खाला बड़े पुराने नाम पर पुराने आर्टिस्ट जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, और कोई हिंट दे मुझे। इन्होंने ना एक शो भी किया हुआ है कश्ती पे बैठ के। अब तो बहुत इससे आसान शो नहीं में। हाँ, कश्ती पे बैठ के टर्की में टर्की कश्ती ओ मारिया वास। यस देखिए। चले जी। मैं ही तो नहीं हूँ। हमारी नोन एक्ट्रेस हैं, बहुत डिफरेंट रोल्स किए हैं इन्होंने एक्टिंग में, और नाम है इनका, और इनका यूट्यूब चैनल भी है और बहुत सारी चीज़ें। ये टिकटॉक की वजह से भी मशहूर हैं और न्यूज़ एंकर थी। न्यूज़ एंकर पहले थी, लाहौर से हैं। सबा फैसल। यस वेरी गुड नबील भाई, बड़ी जल्दी पहुंचे। तो भाई आप बोर्ड थे तो उन्होंने जल्दी गेस्ट कर लिया अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को। वेरी वेल डन नबील भाई ने। न्यूज़ को मुझे उनका ये याद है कि न्यूज़ एंकर न्यूज़ पता है, महमूद असलम को फौरन जज कर ली थी। मैं डबल माइंडेड हो गई जो उसने कहा ना बड़े मुंह वाले। तो आपने नबील नहीं, लेकिन मैं ये भी तो हिंट दे रहा था कि मेरे साथ इतने सालों से एक्टिव तुम्हारे इस सिटकॉम में बहुत सारे लोग आते रहे बार बार। नहीं मुसलसल का है मैंने। जिनके बड़े मुंह थे। नहीं, लेकिन मैंने आपसे ये भी हिंट दिया था कि वो मुसलसल मेरे साथ 16 और इनका नाम भी तो चले, नबील जीत गए। नबील। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा। सबा फैसल है। आपका क्या जवाब है? उन्होंने तो सबा फैसल बता दिया, आपका क्या जवाब है? फीमेल में या मेल फीमेल दोनों जिसके पास पूरी इंडस्ट्री की खबर होती है। चलो दोस्तों में से बता दे किसी का नाम। वही मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके पास तकरीबन इंफॉर्मेशन होती है। मेरा ख्याल इजाज के पास होती है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन। इजाज असलम वो कौन है जिसका स्टाइलिंग सेंस बड़ा ज़बरदस्त है? फीमेल में तो कौन है, बट मेल में समी खान, जुनैद खान, ये दोनों बहुत इनका और सेंस। फीमेल में आपको कौन लगता है? फीमेल में सबका ही अच्छा है। बेग का किसका नाम? इनकी तरह बहुत सेफ खेल रही है। इनकी तरह से वाकई कॉम्प्लीमेंट जा रहा कि स्टाइल की माहिर है जी नबील भाई। मुझे लग रहा है मेरे एज ग्रुप में जो है वो इजाज, इवन फैसल बहुत अच्छी ड्रेसिंग करता है, उसका भी अपना बड़ा अच्छा स्टाइल है। यंगस्टर्स में मुझे लगता है दानिश तैमूर, उसको मैंने देखा है, उसकी भी अच्छी सेंस ऑफ वो है ड्रेसिंग। सब अच्छे वैसे तो बेहतर ही सारे कर रहे हैं। अच्छे तो सब है, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं ना जो बड़ा थोड़ा सा ख्याल करते हैं। वो कौन है जिसके साथ शूट पर इतना सामान आता है जैसे वो 2 दिन के सफर पे आया हो?
मेरा ख्याल है मेरी तरफ से तो आयशा है क्योंकि उसको अपना खाना पीना भी साथ लेके आती है ना, वो प्रोडक्शन का नहीं खाती। अच्छा। तो अपना वो सामान उसका वैसे ही लगता है वो जैसे हिजरत करके आ गई है। लेकिन उनको देख कर लगता है कि तो खाती पीती होंगी ही नहीं। नहीं, वो माशाल्लाह बहुत खाती है, लेकिन बहुत हेल्दी खाती है। बहुत। आप बताएं। सभी सामान बहुत लाते हैं मदिया, किसका नाम लूँ मैं? किसी एक का नाम तो लेना भाई। अभी जिनके साथ मैं कर रही हूँ, मारिया है, मरियम है, एक दो और लोग हैं जो भी न्यू कमर्स हैं, उनके साथ सामान बहुत आता है, सूटकेसेस सारे। और मेरा ख्याल सम टाइम ये भी होता है कि आप बल्कि कल ही मुझे कोई बता रहा था कि यार मुझे वो कंटिन्यूटी के वो 12-12 14-14 सीन है, तो 14-14 सीनों की कंटिन्यूटी वो तो एक समझे आप मजबूरी में आता है। लेकिन नॉर्मली रूटीन में जो आता है वो हमारा तो चले मॉर्निंग शो, तो हमारे शो में भी जब आता है ना कि सूटकेस, हम कहते हैं ये कोई रहने तो नहीं आ गया, तो बचते नहीं इसमें इनकी चीजें। हाँ, कुछ ऐसे नॉर्मली खवातीन को तो मेरे घर में पता है ना मेरी बेगम से लड़ाई ये होती है कि यार थोड़ा कम पैक कर लें, तो वो खवातीन का अपना एक होता है ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। वो सम टाइम मैं फैसलाबाद एक शादी पे गया, 5-6-7 दिन की शादी होगी, सर्दियाँ थी और हम फैमिली गए, तो हमारे सूटकेस देख के रिश्तेदार सारे घबरा गए। वो कहने लगे शायद ये वापस आ गया। मैंने कहा वो अल्लाह का वास्ता नहीं, हिजरत करके नहीं आया मैं, सिर्फ 6-7 दिन के लिए आया। नहीं, कुछ लोगों में वो बहुत लाइट ट्रैवल करते हैं और कुछ लोग जैसे मैं हूँ तो हर चीज रखनी है ना मैंने। जूते साथ मैच करते हैं, बैग मैचिंग है, साथ में मेकअप की सब चीजें, मेडिसिन का इतना बॉक्स होता है, तो बच्चे कहते हैं क्या मेडिसिन यहाँ वहाँ नहीं मिलेगी क्या, मतलब क्या है आपका अपना अपना मिजाज है। जैसे मुझे पैकिंग होता है कि मैं अगर वर्गो हूँ मैं, तो मेरा ये बड़ा है कि मुझे ना कुछ मतलब कल ट्रैवल करना तो आज ये खत्म हो जाए। अच्छा, वो बेगम बिल्कुल अपोजिट है। उसको होता है कि आखिरी मोमेंट तक चलता नबील भाई एग्जैक्टली फैसले मैं एक दिन पहले करके ना, तो क्योंकि फिर उसके बाद मुझे ट्रैवल एंजाइटी में जाता है। मेरा भी यही है यार, और वो यही चल रहा होता है यार, हो जाएगा ना, वो चल रही होती, मुसलसल चल रही होती। मेरे तो सूटकेस खुला रहता है, उसमें से निकलती भी रहती हैं चीजें, वापस ऐड भी होती रहती हैं। बेहतरीन होता है कि आप 1-2 दिन पहले अगर आप 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं तो रख लें, कभी निकाल ली, कोई चीज डाल दी, तो एंड में आप वो नहीं होते। हाँ, जरा हैसल कम हो जाता है। अच्छा जी, वो कौन है जिसके हर जगह ताल्लुकात हैं, कोई भी काम हो बस आप उसको कह दो और आपका काम हो जाए? कोई आपके आसपास ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिसके बहुत सारी जगहों पे लिंक्स हो? मुझे लग रहा है इस मामले में आपके नजदीक मुझे लग रहा है वो इस तरह का काम एजाज असलम ज्यादा उसकी काफी अहबाब में है कि वो उससे आप पूछ सकते हैं कि यार ये काम है मेरा, ये करना है, मैंने ये करना है, तो ही बेहतर मशवरा दे देता है। वो कौन है जिसके पास हर नया गैजेट मौजूद होता है? वो फैसल कुरैशी है ज्यादा शौकीन, मतलब मेरे वो जो जिनको मैं ज्यादा फैसल कुरैशी है ना, उसको बहुत क्रेज है कि जैसे ही फोन आ गया तो जल्दी से ले लेना, और बाकी भी चीजें गैजेट्स का, टीवी का, इस तरह की चीजें बहुत शौक रखता है वो कौन है जिसको हमेशा जल्दी होती है शूट से घर वापस जाने? मुझे। अच्छा, आप इतनी भी सेफ निकले, अपने आप का नाम कबूल नहीं, आपकी बात सुनो, मुझे होती है ना, मैं क्या करूं, और किसी को नहीं होती जितनी जल्दी मुझे होती है। क्यों ऐसे? लास्ट सीन हो रहा होता है, मेरा सामान गाड़ी में रख दिया जाता है, फिर डायरेक्टर्स कहते हैं किसने बताया सीमी को कि लास्ट सीन हो रहा है ये, क्योंकि फिर मैं पैनिक कर जाती हूँ, सामान रखो, लास्ट सीन हो रहा है, ये रखो, वो रखो। पैनिक मुझे बताएं, बस घर जाना होता है मुझे। आप बताएं। स्कूल ये मेल में मैं तो वो तो सारी, या आपके आसपास कोई भी आप जिसको देखते हैं कि आपके शूट पे भी जिसको घर जाने की सबसे जल्दी हो? मेरा ख्याल मेरे पास तो इस वक्त बुलबुल में जो है वो काम के फ़ौरन बाद आयशा होती है। जब वो अभी आखिरी सीन चल रहा होता है तो उसका ड्राइवर सामान रखना शुरू कर देता है। बाकी मैं, हिना, ये सारे महमूद साहब, खान साहब, ये तरह चली चल रहे होते हैं। चलिए। वो कौन है जिसको कॉल करो और वो ना उठाए तो बाद में कॉल बैक ज़रूर करता है? कौन है? तो सारे ही हैं यार, तो सारे ही हैं, मैं यही कह रही थी, हमेशा कॉल बैक। मेरे साथ ज़्यादा शहजाद नवाज, वो बाकी तो भी सारे तकरीबन कर ही लेते हैं किसी ना किसी लम्हे, लेकिन शहजाद का बहुत है कि उसको पता हो मैसेज किया है तो जवाब आना है, पता है, और ये तो वो शहजाद नवाज इस मामले में जिससे मेरी ज़्यादा दोस्ती भी है और वो भी है, तो ये भी बड़ा मैनेज में मुझे तो सारे ही जवाब फौरन दे देते हैं, कोई भी नहीं है कि कोई फौरन नहीं। एक तो वो होता है ना कि जवाब ही दे देना, जैसे डॉक्टर ने जवाब हाजरा यामिन है, हाजरा यामिन है, सब जवाब दे देते हैं। नहीं, हाजरा यामिन फौरन रिस्पॉन्ड करती है। हाजरा यामिन। वो कौन है जिसको छुट्टियों पर जाने का बहुत शौक है? तो हम सभी हैं यार। तुम्हारा नहीं ले, मेरा नाम मेरी बेगम।
वो कौन है जिसके साथ मुख्तलिफ किस्म के फूड जो है स्पॉट्स पे जाने का मजा आता है, जिससे आपको डिफरेंट तरह के फूड खाने ट्राई करने का मजा आता है? अच्छा नहीं, मैं क्योंकि बहुत लेजी हूँ और मुझे को बहुत ज़्यादा फूड में ट्राई करने का शौक भी नहीं है, तो इस तरह का शौक किसको है? मेरी बेटी को है ज़्यादा, उसको होता है कि ये भी ट्राई कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। फातिमा को मेरी तो फ्रेंड्स हैं, तहमीना खालिद, मिसबा खालिद, एनजी मार्शल, ये सारी फ्रेंड्स हैं, इनके साथ हम डिफरेंट जगह जाते हैं और ट्राई करते हैं खाने, बहुत मज़ा आता है। वैसे ऐसे फूडी दोस्त होने चाहिए। जनाब एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं ताकि इसमें हम कुछ फूड चुग लें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ नबील भाई, सिमी पाशा साहिबा मौजूद हैं और अब जनाब कॉफ़ी टेबल का मतलब है दिल की बात, क्योंकि जब हम बैठते रल मिल बैठते पे दिल की बातें ही होती हैं। अच्छा, नबील मैं भाई समझा कहीं ताश ना निकाल। अच्छा जी नबील भाई, बैठे इसी तरह से मेरा भी मूड बन गया, कैश निकालूं जेब से। अच्छा जी, इसमें आपने ओथ लेने के जो कहूँगा और जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा अच्छा दिल से ना, सच तो नहीं है ना? और क्या रहता है, ठीक है ना? जो कहूँगी कहूँगा, दिल से कहूँगी, जो कहूँगी दिल से कहूँगी, सच कहूँगी। हाँ चले, जो कहूँगा दिल से कहूँगा, कोशिश करूँगा सच। चलो जी। अच्छा हम दराज ज़्यादा देते हैं, इतना ड्रोना सेगमेंट होता नहीं है और फिर बाद में नहीं भाई कोई पता नहीं ना, बाद में निकल कुछ और है। हाँ। अच्छा पहला सवाल आप दोनों से है कि आपके ख्याल में क्या एक मुश्किल इंसान एक खुली किताब की तरह है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए। मुश्किल इंसान खुली किताब की तरह हो नहीं सकता। वो इतना मुश्किल क्यों है, वरना पढ़ के सारे उसको आसान कर ले। हो नहीं सकता। हाँ वो क्योंकि वो कुछ वो अल्लाह हर तरह की नफ्सियात होती है। कुछ लोग जो हैं वो चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, महरूमियाँ डिफरेंट लोगों पे रिएक्ट करती हैं। या तो आपको अंदर से बहुत बड़ा कर देती हैं या आपको बहुत वो कर देती हैं, वल्नरेबल, वीक करते हैं। लेकिन मुश्किल इंसान ही नजर आता है। अच्छा वो अपने लिए भी मुश्किल होता है, दूसरों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों के लिए मुश्किल होता है, वो अपने लिए भी मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल में होता भी है। हाँ, और मुश्किल में भी होता है। आपकी ज़िंदगी का कोई एक फैसला जो आपको लगता है कि गलत फैसला साबित हुआ और आपको अगर दोबारा मौका मिले तो आप उसे सही करना चाहेंगे, तो वो कौन सा होगा? टू बी वेरी फ्रैंक, कोई ऐसा फैसला कभी मेरे साथ हुआ नहीं जो गलत हुआ हो या किसी पे मुझे पछतावा हुआ हो किसी चीज़ में। नहीं, कभी होता है ना, गलत एसी लगवा ली, इधर नहीं लगवा ली, इधर लगवा लेती, कोई ना कोई जवाब तो 7,000 इन चीज़ों में भी नहीं हुआ। पता है इन चीज़ों में इसलिए नहीं हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में गलत हो जाती हैं, लेकिन उसको हम ओवरलुक कर जाते हैं। उसको मैंने कभी दिल में लेके और दिमाग में लेके बैठ के उसके बारे में रोना पिटना नहीं किया, कभी नहीं किया। हाँ, तो नबील भाई आपको, चलिए इसको यूँ कर लेते कि कोई ऐसा फैसला आपने लिया कि आपने कहा कि नहीं यार इसका इतना मज़ेदार रिजल्ट नहीं है, अगर मैं वापस जाऊँ तो हमें कोई पिछले साल जो मैंने एसी लगवाया, मुझे आज इस साल जब वो ख़राब हुआ 6 माह बाद, तो मुझे लगा कि यार ये क्या मैंने गलती की है, जो कि हर साल मुझे फील होता है। काउंटर पर आ रहा था। हाँ, देखिए मसला ये है कि मुझे ना मेरी थोड़ी सी और फिलॉसफी है। मुझे लगता है कि आपकी एफर्ट के बाद आप हेल्पलेस हो जाते हैं, तो आपको राजी बारज़ा होना चाहिए। वरना फिर होता क्या कि आप बिटर होते जाते हैं। यही तो आपने आपको बिटरनेस, मेरा जवाब यही था कि होती है बहुत सारी आपको बिटरनेस से बचाने की कोशिश करते हैं। करियर में कोई ऐसी चॉइस होती है आपको लगता है कि मुझे ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था, ये मुझे इस तरह के तो बहुत सारे फैसले हैं। मैं तो मतलब तो मुझे लग रहा है कि यार अच्छा मैं ये नहीं करता, मैं ये कर लेता। जैसे मैं मुझे अगर आप मैं एक सीन और कह रहे हो, आज मुझे तुम बोलो यार वो धुआं वाला सीन तो बड़ा हिट हुआ था, आप दोबारा करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है यार उसमें 6-7 जगह ऐसी थी कि मैं अगर दोबारा करता तो मैं अच्छा और कर सकता था। तो ये तो इंसान के अंदर वो एक है, जब तक काम है ये चलता रहेगा कि इससे भी अच्छा हो सकता था। अच्छा आपने जो इतनी लंबी, देखिए आप अपना सिटकॉम तो करते रहे नबील भाई, लेकिन आपने बाकी दूसरे ड्रामा से एक ब्रेक ली, तो कहीं आपको उस पर होता है कि मैंने ये ब्रेक थोड़ी ज़्यादा ले ली? हाँ ऐसा है क्योंकि बीच में आपको पता है मैं चैनल लॉन्च करने बोल एंटरटेनमेंट मैंने लॉन्च किया था, और वो 4-4.5 साल मुझे बिल्कुल एक अलग से एक फील्ड में जाना पड़ा, उसको एज ए CEO मैंने लॉन्च किया था, तो उस वजह से मुझे 5 साल तो मेरे उधर निकल गए। हाँ। और फिर क्योंकि प्रोडक्शन मेरी चल रही थी 6-7, उसको मैं अकेला आदमी मैनेज कर रहा था, पूरे कंटेंट को मैं खुद मैनेज कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार बीच में मुझे 1-2 साल बाद एक कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो टू बी ऑनेस्ट कॉमेडी तो आपको बड़ा मज़ा देती है। अच्छा देखिए मैं एक आपको बात बताऊं बड़ी छोटी सी, कि ये जो एक्टिंग है ना, ये म्यूज़िक जैसे है ना, वो थेरेपी है, एक्टिंग थेरेपी नहीं है।
एक्टिंग की बात थेरेपी चाहिए हो सकती है। हाँ, उसकी वजह ये कि ये आपकी नर्व्स को उड़ा देती है। मतलब मैं घर से खुश गया हूँ, मैंने घर जाते ही आगे जाके मैंने बेटी को, अभी सीरियल में मेरे लिए सबसे मुश्किल ये था कि मुझे बेटी को जहर देना है। तो वो अब आप सोचिए ना कि आप बिल्कुल, आप जमीन आसमान का फर्क है आपके कैरेक्टर में और जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? जी जी। तो वो ये एक्टिंग थेरेपी नहीं है, एक्टिंग आपकी नर्व्स को तबाह कर देती है। तो वो कॉमेडी में आप बड़ा चिल रहते हैं, सीरियस एक्टिंग में, और फिर अगर आप सीरियस एक्टिंग को अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं, देखिए सीरियस एक्टिंग होती क्या है, आप जो सामने वाला है, जो आप जिस बैठा हुआ है, उसको अगर आप मेक बिलीव में नहीं लेके जाते तो आप अच्छे एक्टर नहीं हैं। उसके लिए फिर आपको उसी रोल को पी जाना है। तो आपको कम से कम इस लेवल पे लेके जाना है कि जो सामने बैठा ना उसको ये लगे कि इस पे ये गुजर रही है, ये मेक बिलीव में लेके जाने वाली बात। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली अपनी नर्व्स के साथ खेलना और आपको फिर इमेजिनेशन में भी जाना, वहाँ पे हर चीज करनी होती है। अच्छा, तो हाँ, तो वही हमने फिर उसको सवाल को इस तरह से ले लिया। अच्छा, क्या टूटा दिल जुड़ सकता है या बस टूटे दिल के साथ रहने की आदत हो जाती है? बिल्कुल नहीं जुड़ सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि टूटे दिल के साथ आपको निभाने पड़ते हैं, लेकिन वो बात दोबारा कभी नहीं आ सकती है। अच्छा, मैं समझता हूँ, मेरा तो अलग पॉइंट है कि टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास। तो ये जो हम जिस फील्ड में हम है ना, इसमें जो है ना, वो तंदूर के करीब ही रहना चाहिए ताकि थोड़ी सी सेक मिलती रहे। हाँ। और देखो क्रिएटिव आदमी क्या करता है, एक सिचुएशन जब किसी नॉर्मल आदमी का दिल टूटता है तो वो क्या करेगा, ड्रग्स में जाएगा, किसी और में जाएगा। क्रिएटिव आदमी अच्छा वो होता है जो उसी पूरी चीज को अपनी क्रिएटिविटी में डाल देता है। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे शायर है, आप कोई चीज बाकी को राइटर है, एक्टर है, पुख्तगी आ जाती है, वो बेहतरीन आपको उसमें आपको सपोर्ट मिलती है। मैं समझता हूँ इसलिए टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास। क्या आइडियल लाइफ पार्टनर का कोई वजूद होता है या बस ये एक ख्याली सी चीज है? 6 months की कहानी है, ये बात कुछ भी नहीं। अच्छा 6 months आपने रहे कि वो जो हनीमून टाइम होता है ना, उसके बाद जो जिंदगी की असलियत आती है ना सामने, लग पता जाता है सबको। आप बताइए। नहीं, मुझे लगता है यार ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। आपको ऑब्वियसली दोनों जगहों पे स्पेस देनी चाहिए। दोनों जगहों पे अगर आप बहुत आइडियलाइज करते हैं, ये बुकिश रिश्ता तो हो नहीं सकता। और बेसिकली अगर हम इसको एज ए उसमें रिलीजन में देखें या देखें तो बेसिकली इसमें आपने एक ख़ानदान डेवलप करना होता है। आपने एक ऐसी दरसगाह बनानी होती है जिसमें आपने बच्चों की परवरिश करनी होती है, और ये पूरा सिस्टम इसी तरह चल रहा है। रब का निज़ाम भी यही है। उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा वो हो जाएं, उसको कोई बहुत किताबी और वो आइडियलाइज कर लें, हो नहीं सकता। वो हो नहीं सकता। वो रिस्पेक्ट होगी जो टिल दी एंड चलती रहेगी। और मुझे लगता है मियाँ बीवी को मैं उसका कायल भी नहीं हूँ कि यार बंदा कहता ना यार मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाए मुझे, वो समझ गया तो रिश्ता खत्म हो गया। बेहतर ये पूरी जिंदगी एक दूसरे को समझते समझते निकाल दो। वो कौन है जिसे जिंदगी में हर कदम पर आप बहुत मिस करते हैं? मेरी जिंदगी में तो मेरे 4 पोते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ने। उनको मैं जब शूट्स पे जाती हूँ 2-2 दिन नहीं देख पाती हूँ तो मैं उन्हें शदीद तरीके से मिस करती हूँ, क्योंकि वो बच्चों के बाद जो बच्चे हुए ना, तो मैं अपने बच्चों को तो भूल ही गई हूँ। तो वही मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, उनमें 4 पोतों में सब डिफरेंट साइजेस के हैं। तो उन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस, और मैं किसी चीज़ को मिस नहीं करती। नवील भाई, आप किसको? मेरे पास यार पहला तो माँ है। हाँ, माँ है, और फिर वालिद हैं। वालिद भी जल्दी चले गए थे, तो उनका मुझे मिस तो करना है। मुझे दुख ये है कि वो होता है ना कि आप यार कोई किसी अपने पेरेंट्स को जो है वो कंफर्ट में लेके जाए। जैसे अल्लाह कहता है कि यार मैं उनको बुढ़ापे में उतना कमज़ोर कर देता हूँ तो जितना तुम बचपन में थे, तो इसलिए उनकी टेक केयर करना बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है वो, क्योंकि मैं मेरा ख्याल 21-20 साल का या 21 साल का था जब वाले चले गए थे। हाँ, अलबत्ता वालदा के हवाले से मुझे कुछ वक्त मिला कि मैं उनका ख्याल कर सकूँ। तो वो मुझे लगता है कि वो जो रिलेशन हैं वो ऐसे होते हैं, 2 माँ बाप के दुनिया में वाहिद 2 रिलेशन होते हैं जो बगैर मुफाद के होते हैं। मतलब ये कि वो कोई आपसे उम्मीद नहीं होती, बल्कि अगर बच्चा जो है वो जैसे मैं नालायकी था, घर से निकला उसमें, तो वो उनको ज़्यादा ख्याल होता है। मुझे आज भी याद है, मैं नया शुरू किया तो एक थिएटर मैं कर रहा था फैसलाबाद में, लेट ख़त्म होता था, तो माँ को बड़ा अच्छा पता था कि इसको ना अनार बड़ा अच्छा लगता, उन्हें सीज़न था। तो माँ मुझे याद है हमेशा निकाल के फ्रिज में रख देती थी कि 2-2:30 बजे आएगा और ये खा लेगा।
फिर एक दफ़ा मुझे याद है, वो मैं बोल में गया तो बोल में क्राइसिस शुरू हो गया, आपने भी ज्वाइन किया था। जी जी, और आप तो रोक रहे थे मुझे। अच्छा, वो तो मुझे याद है, मुझे माँ की कॉल आई, तो माँ मुझे कहने लगी बड़ा बना के ना कि अच्छा सुनो ये वो। अब वो मैंने मशवरा उन्हीं से किया था कि यार मैं इस तरह अपने काम बंद करके एक चैनल ज्वाइन कर रहा हूँ। डिस्कवरी ये है कि यार मैं चैनल लॉन्च करूँगा, तो मैंने कहा ज़रूर करो, अच्छा है मेरे को। तो अब वो 4 माह बाद क्राइसिस हिट कर गए, तो मुझे कॉल करके कह रही हैं कि वो तो ये मुझे पता चला है, तो ये है। तो मैं उनको कुछ एक जेब खर्च भेजता था, वो कोई ऐसा सच नहीं था एक, लेकिन था माँ के लिए। तो वो घुमा फिरा के मुझे ये बात करना चाह रही थी कि यार वो ना भेजा करो अब, तो मुझे पता तुम क्राइसिस में। मैंने कहा अल्लाह का वास्ता माँ, इतना नहीं है। वो मुझे लगा वो ये माँ ही हो सकती है, ओह सो ट्रू, माँ ही हो सकती है जो इस लेवल पे सोचने लगे। हालांकि वो ऐसी मोड़ नहीं है, मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरे अभी 1-2 प्रोजेक्ट, क्योंकि वो चल ही रहे थे 1-2 प्रोजेक्ट, बुलबुले तो चल ही रहा था। तो उसके बावजूद भी मुझे लगता है जिस लेवल पे माँ सोचती है ना, या बाप सोचता है, कोई नहीं सोच वो नहीं सोच। दुनिया में वैसा कोई नहीं कर सकता। अम्मी अबू की कोई ऐसी बात जो आपको अपनी टीनेज दौर में बुरी लगती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको अंदाजा हुआ कि वो बिल्कुल सही है? हाँ, सुबह नहीं उठती थी स्कूल के लिए और दोनों डांटते थे कि उठो, और नहीं उठा जाता था। अम्मी आज छुट्टी कर लूँ मैं, वो बहुत बुरी लगती थी। और बाद में पता चला कि भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त बात थी। हाँ, कितना अच्छा वो डिसिप्लिन भी कर रहे थे। आप बताएं। नहीं, वो मैं तो क्योंकि वो था क्या बोलें उसको, आवारा आदमी, तो मुझे तो घर में ज़बरदस्ती धकेल के अंदर लाया जाता था। रात हो गई, वाले सब कहते थे अब तो दरिया रुक गए, अब तो लेट जाओ। तो वो था। और उस वक्त की चीज़ें जो हैं वो, मैं जैसे अब अपने बच्चों से कह रहा था कि मुझे लगता है मेरे अब्बा की रूह आ गई है। उसने वो कैसे? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ ये लाइट ऑन की, बिजली का बिल आएगा, पंखा बंद करो, ये करो वो करो। बिल तुम्हारे बात वो उस वक्त लगता था। और मुझे एक उनकी बात अभी भी याद है। मैं ना ग्रेजुएशन में एक हम कॉलोनी में रहते थे, तो दोस्त इकट्ठे होते थे बाहर। वो एक कॉलोनी थी, ऑफिसर कॉलोनी थी एक टेक्सटाइल की। तो वहाँ रात में ऐसे ही इकट्ठे हो जाते, वो एक एज होती, गपशप कर रही है वो सुबह। तो मेरा कमरा जो था वो छोटा सा लॉन था, उसमें खुलता था, तो मैं वहीं से लॉक करके निकल जाता। वापस आता था तो मेरे कमरे से कनेक्टेड अब्बा का कमरा था, एक तो इधर दरवाजा था, एक अब्बा के कमरे में था। तो मैं बहुत आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता था। दरवाज़ा खोल के मैं जैसे ही पाँव रखता था तो उधर से दूसरी कुंडी खुलती थी अब्बा दरवाजे में। तो अब मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि 1 बज गया और अब्बा 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाते, सुबह फजर पे उठते थे, तहज्जुद में उठते। तो अब मैं कहता था अब्बा जी, वो पंजाबी में उनसे कहता था कि मतलब मैं इधर दोस्तों के पास ही बैठा था, सो जाते। तो कुछ नहीं कहते थे, टर्न लेते थे, अपने होंगे तो पूछूंगा, और ये बस सिर्फ इतना जुमला बोल के अपना दरवाज़ा बंद करके चले जाते थे। अब मैं उस जगह पे हूँ कि ओए 12 बज गए, अभी तक घर क्यों नहीं आए? तो वो बात याद आती है भाई। बिल्कुल सही बात है। क्या ज़िंदगी के सख्त तजुर्बात आपको मजबूत बनाते हैं या फिर आपको बेहिस करते थे? बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, एक लेवल तक मजबूत बना देते हैं। जितने हर्डल्स आप ज़िंदगी में देखते हैं, जितने आपके सामने मास्क उतरते हैं लोगों के, आपको दुख तो बहुत होता है, आप हर्ट भी होते हैं, आप रोते भी हो, लेकिन वही चीज़ फिर आप अपना पावर बना लेते हो कि ठीक है। अगर ऐसा है, हमेशा से इतनी स्ट्रॉन्ग थी? मैं हमेशा से नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हमेशा से ही थी, और रिस्क लेने वाली हूँ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मैं, और क्विक डिसीजंस लेने वाली हूँ मैं। टाइम नहीं देती ज़्यादा। तो इंसान को वाकई धोखे खाने, बादाम नहीं धोखे खाने के बाद ही आती है। ये है जिंदगी की कहानी। मुझे लगता है मदिया, वो डिपेंड करता है सामने वाला जो जिस पे ये चीज़ें हो रही हैं वो ले कैसे रहा है। अगर वो ये भी कर देता है आदमी, बड़े उसको कमीना भी इंसान को कर देता है, और इस लेवल पे भी कर देता है, और मजबूत भी कर देता है, बड़े दिल का भी कर देता है। लेकिन जब वो कमीना हो जाता है ना नबील, तो वो अपने आप को ही हर्ट कर रहा होता है और अजियत दे रहा होता है। लेकिन हर आदमी, जब अजियत से निकलना है ना अगर आपको, तो आपको वो फॉरगिव भी करना पड़ेगा और इग्नोर भी करना पड़ेगा। ये तो आइडियल सिचुएशन है ना। अब डिपेंड ये करता है कि जिस पे हो रही है वो क्या कैरेक्टर है कि उसको अगर आप हमसे पूछे करना क्या चाहिए, वो तो मैंने आपको बताया कि बातों का कब्रिस्तान होना चाहिए, दफनाएं और सो जाए। लेकिन नहीं बस में ना, सम टाइम नहीं होता, लेकिन उसमें डिपेंड ये करता है कि आपका, देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट, आपका अपने क्रिएटर से ताल्लुक कितना पक्का है। बिल्कुल, वही तो पावर देगा क्रिएशन आप ज़हन में रखना है सारी जिंदगी के, हम क्रिएशन हैं। बिल्कुल, हम आप क्रिएटर वाली जगह पे ना जाएं। हाँ, हम हमारे पास अथॉरिटी नहीं। कुछ जगहों पे तो अल्लाह ताला ये भी समझा देता है ना आपको, जब आप इंसान के पीछे भाग रहे होते हो
कि जितना भागना है भाग लो, इसी से डोज दिलवाऊंगा तुम्हें। फिर जब वो डोज देता है तो फिर अल्लाह आपको ऐसे याद आता है कि हम इतना अगर अल्लाह के लिए कर लेते, उसके पीछे इतना भाग लेते, तो आज इस पोजीशन पे नहीं होते। ट्रू ट्रू। आपके लिहाज से आज के दौर में कामयाब इंसान कौन है? नबील तुम पहले बताओ। अच्छा मैं बता देता हूँ। मुझे लगता है मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जो कामयाब एक्चुअली समझ नहीं सकते आदमी जो ज्यादा खुश है ना वो कामयाब है। बिल्कुल। अब उसमें क्राइटेरिया पैसे का मेरे नज़र में नहीं है, टूल हो सकता है। मैं उस पैसे को हमेशा टूल समझता हूँ। मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को जो है ना वो खुश रहना सिखाना चाहिए कि खुश कैसे रहना है। जो इस वक्त अलमिया है ना वो इतना ख़तरनाक है। मैं भी शायद इसी क्राइसिस में हूँ और हमारी आने वाली नस्ल भी शायद इसी क्राइसिस में है कि वो एक दौड़ में लग गई है। वो उसको ये नहीं समझ आ रहा कि खुश कैसे रहना है। हम समझते हैं कि यार हमें चीज़ें खुश रखती हैं। नहीं रखती चीज़ें, खुश नहीं रखती। वो एक घंटे के लिए होती हैं खुशी कि आपने शॉपिंग कर ली, आपने अपना डिप्रेशन दूर कर लिया, आप डिस्टर्ब हैं, आप जाके बिलियनेयर का मैं सुन रहा था, उसके एडवाइजर का एक, उसने कहा वो मुझे उसने कहा यार मैं आई एम नॉट हैप्पी, आई एम अनहैप्पी। उसने कहा अच्छा काम करो, फुटबॉल की टीम खरीद लो। उसने टीम खरीदी, पूछा, उसने कहा नहीं वो मज़ा नहीं आया। ठीक है इट्स ओके, जहाज बड़ा ले लो। उसको ले लिए। कह रहा उन्हें उसको ना बड़ा वो बेत कह रहा। उसके बाद एक जगह कोई सीरिया में कोई बच्चे थे, उनके कोई इवेंट पे मैंने उसको कहा साथ चलोगे, हमारी तरफ से हम उसको व्हील चेयर्स दे रहे हैं बच्चों को। हाँ। उसमें खुशी में। तो वो कह रहा उसमें ले गया उसको, तो व्हील चेयर दे रहा था। तो एक बच्चा था जिसकी वो टांगे बेचारे की हो चुकी थी, तो उसने उस बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसने पूछा कुछ और चाहिए? ये बिलियनेयर जो है कह रहा मैं एडवाइज़र, कह रहा मैं साथ था। तो उसने पूछा उससे, तो उसने कहा नहीं मैं ना तुम्हें ना तुम्हारे फेस को देखना चाह रहा हूँ और पहचानना चाह रहा हूँ, ताकि अगर मैं जब हेवन में तुम्हें मिलूंगा मैं तुम्हारा वहां भी शुक्रिया अदा करूंगा। कह रहा वो उस दिन वो जो है मुझे फील, कह रहा वो बाहर आके उसने कहा यार मैं आज मुझे खुशी तो इसी ये मुझे आज फील हुआ है कि यार खुशी ये है बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गिवर हैं तो उसमें खुशी ढूंढना भी बड़ा वो है। ट्रू, बहुत बहुत सही बात है। अच्छा जी, आपकी शख्सियत सबके साथ एक जैसी है या आपके सामने वाले को देखकर फैसला करते हैं कि मुझे इसके साथ कैसा बर्ताव करना है? मैं तो करती हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। मैं तो ऐसी हो जाती हूँ जैसे मैं हुई नहीं रूम में। और अच्छा ये मशहूर भी है मेरे पास, और जहाँ मेरा दिल मिल जाए तो फिर वहाँ मिल जाता है। अच्छा नहीं ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आपकी शख्सियत सबके साथ एक जैसी है या फिर आप सामने वाले को देखकर फैसला करते हैं? अच्छा हाँ, नहीं वो तो देखिए डिपेंड करता है ना कि कौन किसको किस तरह आपको मिल रहा है। और अच्छा मैं क्योंकि मैं भी वो बंदा नहीं हूँ कि बहुत स्पीड में लोगों के साथ मिल जाऊँ ना, जहाँ अब मुझे मैं हालांकि शो बिज़ में हूँ, होना तो ये चाहिए, मुझे सोशल होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ। हाँ। मुझे पसंद के लोग समझ आते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि नबील भाई का ना, कि जो नबील भाई ने जो अपना कितना वो जो कैरेक्टर भी किया ना, तो सबको लगता है, और मैंने खुद शादियों में एक इवेंट में देखा है कि बच्चे समझते हैं कि ओ नबील, जैसे हमारा कोई दोस्त है, और मैंने बाकी बच्चों के चेहरों पर स्माइल और देखी है। बड़े हो गए जी। मैं एक छोटी सी नाम ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक सवाल जो मैं और इनसे पूछना चाहती थी, खैर हमारा सेगमेंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो सवाल जनाब ये है कि क्या आपका दोस्त बनना आसान है या फिर आपको दोस्त बनाने के लिए मुख्तलिफ इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है? कोई क्राइटेरिया रखा है? मैं दोस्त बहुत इजीली नहीं बना लेती हूँ, इम्तिहानात तो नहीं, बट जज करने के बाद। हाँ कि जी ऐसा नहीं है कि पेट पे रख के नेज़ा टेढ़ा करके दिखाएं। हाँ जी। रात को 12 बजे कब्रिस्तान जाएं। हाँ एकदम दोस्त नहीं बनाती। एकदम दोस्त तो टाइम लगता है दोस्त बनने में। नबील भाई? हाँ मेरा भी, मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो होती है ना जो कॉमन इंटरेस्ट की हो, जैसे अगर मुझे लिटरेचर से शौक है, पोइट्री से शौक है, या कोई बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे समझ आता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो एक वो बन जाए, एक सर्कल बन जाता है। अच्छा मुझे बताएं कि आज के दौर में मजाक उड़ाना और मजाक करना हमारे लोगों को, आपको क्या लगता है, इससे फ़र्क मालूम क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ना मैं किसी का मजाक उड़ाती हूँ, ना मैं मजाक करती हूँ, मेरी आदत नहीं है। कुछ लोग कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं। अपने करीबी दोस्तों से तो मजाक करती होंगी ना, मजाक ना किया तो क्या मजा है ज़िंदगी में? मजाक है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में दोस्तों के साथ। मजाक कुछ नहीं है। मजाक क्या होता है?
मजाक होता है, शुगर लगा लिया मैं तो हम तो अपना मजाक उड़ा लेते हैं दोस्तों के साथ। मैं तो उम्र के उस हिस्से में हूँ, मजाक सब अपने करीबी लोग, ये वो बात करिए अपने करीबी लोगों के साथ। मजाक ही नहीं है ना, सीरियस बातें करते हैं हम, सीरियस टॉपिक पे बातें करते हैं, फैमिली डिस्कशंस होती हैं। क्या बातें आपको, किन बातों पे आपको जरा हम फैशन पे बात करते हैं, हम ट्रैवलिंग पे बात करते हैं, हम शॉपिंग पे बात करते हैं, हम घर में क्या बनाए उस पे बात करते हैं, ये कैसे बनता है वो बताओ कैसे बनता है, वो चटनी कैसे बनती है ये बताओ, हम ये वाली बातें करते हैं। मजाक उड़ाना या मजाक बनाना या मजाक करना, ये तो मैं सुन के मुझे लगता है 2 दिन तक मैंने मजाक नहीं करना मेरे मजाक को नहीं, वो मजाक किसी और लेवल के जो होते हैं ना, जो मजाक उड़ाना होता है वो हम नहीं करते। वो एग्जैक्टली मैं कि हमारे लोगों को फ़र्क मालूम नहीं। जैसे मैं जब नई कराची आई नबील भाई, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि पंजाबी हाउस होल्ड्स में लोग पहले ये भी करते हैं कि पहले आप अपना मजाक उड़ा लेते हैं, तो हम अपने आप को इतना ईजी लेते हैं, अपना मजाक उड़ा लिया, फिर जब जिस अगला फिर ईजी होता है हम तब उस पर फिर हम उस पर जुगत करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ के मैंने यहाँ पे मैंने लेकिन थोड़ा डिफरेंट देखा। कुछ कल्चर का भी हिस्सा होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो क्योंकि आपको पता है मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, तो आपको पता है वहाँ तो मजाक के अलावा स्टार्ट ही इस तरह नहीं होता। नहीं, क्राइम में अगर आप फैसलाबाद कर आप जुगत नहीं आती तो आप कह ही नहीं सकते। जुगत ना भी आए, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, और मैं समझता हूँ जिसके पास अच्छा एक होता है जो ये बात करिए, ये और एंगल से एक बात कर रही है सीमी, ये कहना चाह रही है कि ये जो मजाक उड़ाना, अच्छा मुझे खुद भी उस तरह किसी को हर्ट करके कॉमेडी जनरेट करना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। ये हो सकता है कि आप कोई ऐसी बात करें जो सामने वाला भी उड़ा दिया, किसी के बालों का मजाक उड़ा दिया, किसी के गेटअप का मजाक उड़ा दिया, ये हमारी एक सर्कल में नहीं है। जो बड़े हमारे साथ हुई है वो कुछ थोड़ा सा ये भी हुआ, हम क्योंकि हमारी लाइफ में इतने मसाइल हैं कि हमें टॉलरेंस भी बड़ी कम हो गई, हम अब बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। लोग एक दौर में आज से कोई 30-40 साल पहले आप सोचें तो बहुत बेहतर ज्यादा मजाक करते थे लोग, एक दूसरे से अच्छे मजाक होते थे, अच्छे होता था। लेकिन अब ये कि वो अब लोग बर्दाश्त भी नहीं करते, वो उनके पीछे ये नहीं है कि वो मजाक नहीं बर्दाश्त करते, पीछे बिजली का बिल, सारे बिल चढ़े हुए हैं ना, तो उनको लगता है कोई एक ऐसी जगह हो जिससे वो ट्रिगर कर जाती है। वरना वो सोचे ना कुछ चीजें जो है वो पंजाब का खासा है, यानी रोटी जी मतलब आप सोचें नाश्ते पे नहीं, खाना अभी खत्म नहीं हुआ, आखिरी नवाला चल रहा है, दोपहर का लंच डिस्कस होगा, लंच खाते हुए रात का खाना, तो वो मेहमानों के हवाले से ये सबके घर में नहीं होता नबील भाई? नहीं हमारे सबके घरों की खाने नहीं, ये नहीं है वो, यहाँ वहाँ तो ये भी होता है ना कि बंदा अल्लाह माफ करे दफना के आया तो रोटी खुल जाती है, ये भी है। वो एक मिजाज, एक हर इलाके का अपना मिजाज होता है ना, कि वो चाहते हैं कि मेहमान भी जो गया है वो भी हाथ बांध देता है कि मेरे जगह नहीं है, तो फार्मूला ये होता है कि मेहमान हैजे से मरे भूख से न मरे, ये वो है हमारे यहाँ कल्चर। लेकिन मुझे लगता है यार ये बड़ी खूबसूरती है। मैं तो सच्ची बात बताऊँ, मेरे अपने दोस्तों में हमारा एक दोस्तों का ग्रुप भी है, उसका हमने BCE नाम रखा हुआ है, जो कि माशाल्लाह सारे 50 से ऊपर बॉयज़ हैं। तो उसमें हम सब ने सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बात ऐसी करें, मज़ा आए, कोई मजाक ऐसी बात करें, सारे उसमें तकरीबन सभी हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि यार मुझे लगता है ये ऑक्सीजन की तरह है, अच्छा मजाक, अच्छा सेंस ऑफ बर्दाश्त खत्म हो गई है, सही कह रहे हो। लेकिन अच्छा आपने हमने बात जो करी ना मजाक करने, मजाक उड़ाने की, तो इससे ये भी चीज़ आ गई कि अब हम मजाक बहुत पर्सनल होकर भी उड़ाने लगे हैं। और आजकल क्योंकि हम ये मजाक की बात कर ही रहे हैं, तो आजकल हम देखते हैं कि कुछ शोज़ ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप ड्रामा क्रिटिक्स को देखते हैं, फिर ड्रामा क्रिटिक्स कहीं पर मतलब अपना तज्जिया भी देते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो they're also making fun of the character or the drama or the drama maker. So आपको ये ठीक लगता है कि ऐसा होना चाहिए, इतनी लिबर्टी होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है वो उसमें मुझे मेरा पर्सनल अगर आप पूछे, मैं एक आधी दफ़ा उस प्रोग्राम में एज ए जज गया भी था। मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है टू बी ए जज, क्योंकि ये बड़ा एक वो किसी जगह भी बैठ जाए आप, जज होना ही बड़ा ख़तरनाक है। सेकंड ये कि हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप मुझसे पूछेंगी कि कोई प्ले चल रहा है, उसमें अपनी ज़ाती ओपिनियन दूंगा, और उस ओपिनियन के पीछे मुझे अपने सारे लॉजिक्स देने पड़ेंगे कि मैं इसको कैसे देखता हूँ, इसकी कहानी को कैसे देखता हूँ, इस कैरेक्टर को कैसे देखता हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, पर्सनल तो मेरा ज़ाती ये ख्याल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह कि हम वो भी कोई वो तो नहीं है। जैसे एक मुझे याद है कि जब मैं फिल्म बहुत शुरू में एक फ़िल्म की थी, मैंने पहले तुम्हें बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो डेड फ्लॉप हुई थी। तो वो उसमें उन दिनों में एवर्न्यू में एक आदमी आया था, तो उसने वो हॉलीवुड से ना, तो कबीर खान साहब ने उनसे पूछा कि आप एक्टर हो? तो उसने कहा नहीं, वो इंस्ट्रक्टर था। उसने कहा नहीं, आई टीच एक्टिंग, आई एम नॉट एन एक्टर। तो वो ये कि वो या तो इस तरह के लोग बैठे हों जो खुद नहीं एक्ट करते हों,
या फिर अगर आप एक्ट करते हैं और वो बैठे हुए हैं तो फिर आपको अपनी ओपिनियन के तौर पे ज़रूर आप कमेंट करें और उसकी लॉजिक भी दें कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये कैरेक्टर अच्छा नहीं किया, इसके पीछे ये रीजंस है, ये कैरेक्टर। अच्छा, जो नंबर्स दिए जाते हैं, आपको लगता है कि ये नंबर्स देने से क्या हमारे ड्रामा का कंटेंट बेहतर हो रहा है? देखो, मैंने इतना डिटेल में प्रोग्राम्स देखे नहीं है तो इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती। लेकिन वैसे अगर ड्रामास को जज किया जाए, ड्रामास को नंबर दिया जाए, तो आपको लगता है कि ये उनके पास नहीं हो सकता है मदिया, लेकिन ये उनकी पर्सनल है ना यार। आप ये मुझसे तुम पूछोगी तो मैं अपना पर्सनल दूंगा ना, मैं तो कोई अथॉरिटी तो उस तरह नहीं हो सकता। या तो मैं बताऊं ना, 4 इंस्ट्रक्टर आपने बिठाए हुए हैं, वो एक्टिंग को जज कर रहे हैं, या कोई एकेडमी से लोग लिए हुए हैं, वो तो समझ भी आता है। आप एज ए सीनियर एक्टर बैठे हुए हैं या कोई इस तरह बैठे हुए हैं, तो फिर आप यकीनन आप मुझसे तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई मैं एज ए नबील अपना कमेंट दे रहा हूँ, उसके पीछे ये लॉजिक्स है और मैं ये समझता हूँ कि इसके 5 नंबर। अच्छा, और नबील भाई, फिर एक्टर्स इसको सीरियस लेते हैं? मुझे बताएं। एक्टर बहुत सारे दिल पे लेने लगे हैं, मुझे नहीं लगता इसको ज़रूरत है। वो एक शो है, उसमें लोग अपना अपना कमेंट करके निकल जाते हैं, वो क्राइटेरिया तो ऐसा सच नहीं हो सकता ना। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो रहा है ना, उसमें से एक ये चीज़ भी हो रही है, तो इसको इजी ले। एक डिजिटल दुनिया बन रही है और वो लग रहा था उस वक्त, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 12% जाएगा उस पे एडवर्टाइजिंग, और वो पता चला उस साल, मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ, पता चला उस साल 24% निकल गया था। एक तो सस्ती मार्केटिंग, सेकंड फिर आप टीवी और इसमें कितना खतरनाक फर्क क्या है। टीवी आप ऑन करके बैठोगे, आपके पास केबल होगा, ये तो आपने ये किया और आप बस में सफर कर रहे हैं सांगड़, तो रास्ते में जाते हुए आपने देख लिया है कि भाई ये क्या हो रहा है, या आप पहाड़ों में कहीं चक चुमरा या उधर उस तरफ कहीं जा रहे हैं, तो आप सारी चीजें, पूरी दुनिया आपकी फोन में आ गई है, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब आगे चल के मुझे लगता है डिजिटल वर्ल्ड ही है, डिजिटल वर्ल्ड ही है। थोड़ी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप दोनों जो हैं वो अपने स्टाइल के माहिर हैं, तो आप लोग की अपनी, जब आप इंडस्ट्री में आई थी तो आपकी इंस्पिरेशन में से कौन था, मुझे बताएं। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी इंस्पिरेशन कोई नहीं था, मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक से आई थी इस फील्ड में और अपना काम करती चली गई, एप्रिसिएशन मिलती रही, काम मिलता रहा और उस चलती रही बस। मेरी इंस्पिरेशन कभी एक्टिंग में भी कोई नहीं थी और ना ही मॉडलिंग, तो मैंने बिल्कुल ही जैसे घर बैठ के ही शुरू की थी फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, नबील भाई आप बताएं, क्योंकि आप बड़े, हम आपको देखते हैं, आप बड़े पर्टिकुलर होते हैं ब्रांड्स के बारे में, कि जीन्स, आपके जो ब्लेजर, आपके जूते और वो जो क्रॉस बॉडी बैग, आपकी इंस्पिरेशन कौन था? यार मेरी ये सारी चीज़ें, एक तो अल्लाह ने मेरे अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। जब मेरे पास पैसे नहीं थे कॉलेज दौर में, तो हम क्या करते थे, मैगजीन लेके और कपड़ा लेकर दर्जी के पास जाते थे, कह रहे थे इस तरह का बना दे, इस तरह स्टार्ट किया। फिर वो जैसे जैसे एक और भी अल्लाह ने अच्छा सिस्टम डेवलप कर दिया कि डिज़ायर उस वक्त होती है जब जेब में पैसे हों, उससे पहले कभी डिज़ायर नहीं होती। सेकंड ये कि मैं इंस्पायर किससे था, इंस्पायर यार बीइंग एन एक्टर, जब ये मैंने सोचा कि यार मुझे एक्टिंग करनी है, तो फिर मुझे याद है मेरे दोस्तों ने मुझे कहा यार एक लिस्ट बनाओ, उसमें प्रिटी वेमेन, सेंटर फॉर वेमेन और इस तरह की, इधर नसीरुद्दीन शाह और ये लोग, इनकी 8 मूवीज़, इजाज़त तो फलाना, तो फिल्म मुसाफिर, तो फलाना, ये सारी एक लिस्ट बना के उसने कहा ये परफॉर्मेंस देखना शुरू करो। लिटरेचर का मुझे शौक था, लिटरेचर तो मैं पढ़ता था, यानी मैंने 89 में मैंने राजा गिद्ध पढ़ी थी, सोचो ना, ग्रेजुएशन के बाद सफरदर सरफ अशफाक साहब की, बाकी सारे मुफ्ती साहब, मुफ्तियान ने उनकी, और ये वो सारी, वो मुझे अपना शौक था, वो एक आपके अंदर ही होता है लिटरेचर का शौक। पोइट्री से मुझे शौक था पढ़ने की हद तक, तो वो, और बाकी फिर ये बाकी एक्टर्स में बहुत मेरे रहे, जिन्हें अगर हॉलीवुड में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है अल पचीनो एक दौर में, अभी भी खैर मेरा वो फेवरेट है, देन नसीरुद्दीन शाह थे, फिर कमला हसन थे, और ये इस तरह के लोग थे जो इंस्पायर करते थे स्क्रीन पे। बाकी स्टार्स तो स्टार वो तो देख ही होता है, रूटीन में देख रहा होता है। पाकिस्तान में फिरदौस जमाल थे, कवी खान थे, ख़याम साहब थे, इस तरह मुझे वो उस वक्त मेरे जो सीनियर्स थे, इवन वसीम अब्बास मुझे बड़े पसंद थे, और इस तरह करके वो थे। इन्हीं को देख के वो लगता था कि यार वो, और वो बड़ी बात लगती थी कि यार जब वो फिर टीवी में जो इन होना है, वो बड़ा एक गेम था। मतलब मेरे बहुत सारे झगड़े होते थे गेट पे कि फ़लानी जगह से पास बनाए, तो मैं
मुझे नहीं बंदा वहाँ नहीं जाना होता था, तो मैं कहता था नहीं मैं इधर से जाऊँगा। तो वो बहुत अरसा मैंने इसलिए कहा मेरी लेट किया, मैं थिएटर करता रहता था। मुझे याद है, अल्लाह गरीक रहमत करे, एक टीवी के डायरेक्टर मुझे थिएटर पे मिले, अब्दुल अजीज़ साहब। तो उन्होंने मुझे यार तू इतना माशाल्लाह देखने में ठीक है, तो तू टीवी क्यों नहीं करता? मैंने कहा मैं 2-4 दफ़ा गया हूँ वहाँ, अजीब वो लोग। उन्होंने कहा यार तू पंजाबी प्ले करेगा? मैंने कहा कर लूँगा। 25 वर्ष का एक डॉक्टर है, यंग डॉक्टर, अभी MBBS करके निकला है, उसका रोल है, और वो गाँव में जाना चाहता है, बाप नहीं चाहता ये जाए, कि बड़े पैसे लगाए उसने, पढ़ाया इसको, तो ऐसा कैरेक्टर है। मैं करोगे? मैंने कहा हाँ, कल आ जाओ, स्क्रिप्ट ले लो। मैं अगले दिन गया, मैंने कहा यार वो गेट, उन्होंने कहा नहीं गेट पे तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। मैं गया गेट पे, नाम था, मैं लेकर अंदर चला गया। और आपने थोड़ी देर उसको रुक के देखा नहीं? एक दफ़ा नुसरत ठाकुर साहब का प्ले था, वो जब MD आ जाते थे तो वो प्रॉब्लम करते थे मेरी, उन्होंने गाड़ी अंदर नहीं जाने दी। ये धुआं के बाद की बात है। आपने कहा मेरी अच्छा उस वक्त फॉक्सी तो जा चुकी? नहीं वो FX थी। तो मैं अंदर जाने लगा तो उसने कहा नहीं आज अंदर गाड़ी नहीं पार्क होगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने MD साहब आए हूँ। तो मेरी रिकॉर्डिंग थी, अफसाना था, मैं और आरिफा सिद्दीकी थे, आपा। अच्छा, बड़ा खूबसूरत अफसाना है, वो अभी भी पड़ा हुआ है डिजिटल मीडिया पे। मैंने गाड़ी वापस की, मैं वापस आ गया। आके मैंने फ़ोन, उस वक्त मोबाइल नहीं था, घर का फ़ोन ऑफ किया, मैं सो गया। और वो रिकॉर्डिंग सेट लगा हुआ है। ठाकुर साहब, नुसरत ठाकुर साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, बहुत बड़ा नाम था। अब वो ढूंढते फिर रहे हैं सारे कि यार ये किधर गया। वो एक सलीम पाशा साहब, अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करे, तो वो ढूंढते ढांढते मेरे घर पहुँचे। तो पता चला मैं हूँ। तो क्या यार तुम फ़ोन नहीं उठा रहे यार? अच्छा, उनको पता मेरा मिजाज ऐसा नहीं है, मैं तो टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, 10-15 मिनट के अलावा। तो उसने कहा यार ठाकुर साहब सेट, आरफा बैठी हुई, सब बैठे हुए। तो मैंने कहा मैं तो आया था, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया, मैं वापस आ गया। अब वो उसने फ़ोन वहीं से, मेरे फ़ोन से TV फ़ोन किया, यावर साहब और नसर ठाकुर साहब को कहा। ठाकुर साहब बड़े नाराज़ हुए कि अच्छा नहीं मैं गेट पे आता हूँ तुम्हें लेने। मैं कहा नहीं, मुझे आपसे थोड़ा इज्जत चाहिए, मुझे तो वो गेट वाले को बताएं, अगर उसके पास TV नहीं है उसको लेके दें, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो वहाँ से रिस्पेक्ट से अंदर आना है। तो वो बड़ा हंगामा हुआ। खैर वो मैं जब अंदर चला, वापस मैं चला गया और उन्होंने बुला के उसको डांटा वांटा, और मैं वहाँ कोई आधा पौना घंटा मैंने बड़ा पूरी तकरीर की। मैं मोची दरवाजे खड़ा हो गया। मैंने कहा आप लेक्चर में भी खड़े हो सकते हैं। मैंने कहा भाई मैं क्या मांग रहा हूँ, ये बात है। मैंने कहा इस वक्त TV में मैं अपने रिस्पेक्ट से अंदर जाना मांग रहा हूँ, पैसा है इसमें बहुत ज़्यादा, तो सर्वाइवल मुश्किल है। और मैं ऑब्वियसली बिल्कुल खड़ा हुआ था, तो सब ने कहा नहीं। उसके बाद बड़े हालात अच्छे रहे। अच्छा, जो अब यंग लड़के लड़कियां जो फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो एक तो उनके पास ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की पावर भी है, आप लोग उनको मशवरा क्या देना चाहेंगे कि वो हर चीज़ को सही तरीके से समझदारी से इस्तेमाल करें? क्या सबसे पहले तो कमिटमेंट पूरी करें अपनी, डेट्स देख के फ्री ना हो जाए। हाँ। उससे क्या होता है कि पूरा आपका स्पेल जो है वो ख़राब हो जाता है। वो कमिटमेंट मिस कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी तरह सहनी पड़ती है। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई ऐसा कोई टाइम ख़राब हुआ? हाँ, बिल्कुल। और कमिटमेंट में रहें अपनी, और बस डेडिकेशन के साथ काम करें। ये जॉब है एक्चुअली, ये है शोबिज़, हर चीज़ शो है, अंदर आपका बहुत काम है। ऊपर से शो है, बट आप जिस तरह काम करते हैं और गर्मी में काम करते हैं, विदाउट ACs काम करते हैं, तो ये बहुत हार्ड वर्क है आपका। yes, और इसको एज अ जॉब की तरह लें। और सेलिब्रिटी आप सेट के बाहर हों, जब सेट पे हों तो इट्स अ टीम वर्क। आप भी वही हैं, ये भी वही है, मैं भी वही हूँ, स्पॉट बॉय भी वही है, प्रेस वाला भी वही है, मेकअप आर्टिस्ट भी वही है। जब आप सेट छोड़ दें, फिर आप जितनी मर्जी सेलिब्रिटी बन जाए, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है, बट सेट पे जो है वो आप बहुत अच्छी बात है, आप 24 आवर एक्टर ना रहे ना। एग्जैक्टली, बस ये 24 घंटे तो नहीं। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना वो कंसीव कर लेते हैं, सोते जागते हैं, अपने कार होवेगा, बाहर होवेगा। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा क्या है, मुझे लगता है ये देखें, ये काम ऐसा है, ये इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं। कभी नहीं होगा कि अगर अकेला आदमी कभी ग्रो नहीं कर नहीं सकता। देखिए, प्रोड्यूसर जिंदा है तो एक्टर जिंदा होगा, राइटर जिंदा होगा, सारे जिंदा होंगे। अगर आप प्रोड्यूसर को मारने पे चल पड़े हैं तो आप समझे नीचे पर सबकी डेथ है।
तो ये काम ऐसा है, ये कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा होता, ये एक दूसरे के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। और जब तक आप इसको चेन बना के काम नहीं करेंगे, आप अच्छा काम नहीं कर सकते और ना ही आप ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अभी जो मैं लोगों से देखता हूँ, बड़े बड़े सुनने में जो आता है वो यही आता है कि लोग मिस कमिटमेंट करते हैं, उनको आइडिया ही नहीं है। मुझे लगता है एक तो प्रोड्यूसर्स को भी चाहिए कि वो ख्याल करें कि यार जो आदमी तंग करता है उसको कास्ट नहीं करें, टीवी बंद नहीं होगा, शो मस्ट गो ऑन। दुनिया में कोई काम, लोग मर जाते हैं, काम रुकता है? कभी भी नहीं रुकता ना। तो फिर मैं तो देखिए, मैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ अभी, फिलहाल मैं चेयरमैन हूँ प्रोड्यूसर एसोसिएशन का। मैं सबसे कहता हूँ, जब वो कंप्लेन आती है, मैं कहता हूँ यार अगर आपको पता चल गया एक आदमी तंग कर रहा है, उसको मत कास्ट करें यार, मत कास्ट करें, दोबारा उसको कास्ट करते हैं। वैसे आपने भी बता दिया इससे पहले के शो का मैं खत्म हो, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ? यही वाली प्रॉब्लम है। एक तो चैनल से पैसे लेने की प्रॉब्लम आती है कि वो टाइमली उनके अच्छे नहीं है। सेकंड ये कि एक्टर्स, मैं कहता हूँ, मैं वो जैसे लेबर पेन है ना, इसी तरह की प्रोडक्शन पेन है। इतने सारे लोगों को मैनेज करना, उनकी हर चीज़ मैनेज करना, उसके बाद लोकेशन का अलग मसला, फलानी चीज़ का अलग मसला। यार ये मैं क्योंकि प्रोड्यूसर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, मैं तीनों फील्ड में मैं काम करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितनी पेन है प्रोड्यूसर की। और फिर उसने ये भी कोशिश करनी है कि लोगों को चीज़ें टाइमली कर दे। तो उसके बावजूद जो है वो अगर पता चलता है, प्रोडक्शन की वजह से मैंने देखा 2-4 दफ़ा कोई ऐसी कुछ चीज़ कैंसिल हुई। 99% जो है वो मोस्टली एक्टर्स की वजह से होती है। अब वो अच्छा होते क्या हैं, 11 एक्टर हैं, उनमें से एक गया, अब 10 जो चिड़ेंगे ना यार बैठ के कि हमारी डेटें आपने खराब कर दी, और वो प्रोडक्शन का कोई एक आधी दफा कसूर होगा कि लोकेशन इधर उधर हो गई या हो गया। अदरवाइज नॉर्मली एक्टर्स का नहीं होता, नॉर्मली बहुत कम होता है, ज्यादा एक्टर्स का होता है फलाना बगैर बताए निकल गया, फलाना बगैर बताए निकल गया। तो उसको वैसे फाइन नहीं होता फिर आप लोग कुछ? यार लोगों को करना तो चाहिए, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन है फिर उसको आप उस तरीके पे करें। लोग डरते हैं यार हमारा काम पूरा हो जाए। जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन रोल होते हैं, वो गायब हो जाते हैं मोस्टली। ये बेचारा मेजर सपोर्ट और सपोर्ट वाला तो बेचारा वैसे ही सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। आप मुस्कुरा रही हैं, बताएं। नहीं, मैं सेकंड कर रही हूँ उसको। ऐसा ही है। तो मुझे लग रहा है लोगों को इस हवाले से, क्योंकि यार ये कोई छोटी चीज नहीं रही, वो अब प्रॉपर ये इंडस्ट्री बन गई हुई है। आप सोचें एक ड्रामा कितने का बनता है? करोड़ तो लग जाते हैं, बड़े आराम से 2-3 करोड़ में बनता होगा। 6 से 7 जो 8 बजे का स्लॉट है ना, वो 6 से 8 करोड़ का बन रहा है। ओह माय गॉड, हमारी एक ड्रामा। मैं अभी दीमा का पूछ रही थी, दीमा कैसे थोड़ा सा ज्यादा ही इसका होगा। अब उसे कितना इजी लेके आप चले, तो आप तबाह कर देंगे ना, पूरी इंडस्ट्री तबाह कर देंगे ना। तो वो अब आप देखिए ना, लोगों की कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। खाली वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोगों का टाइम इन्वेस्टमेंट है, लोगों की एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, टाइम इज एवरीथिंग। अच्छा आखिरी बता दें, आप टीनेज जो 18 साल की सीमी पाशा है, आप अगर वापस जाएं तो उसको ज़िंदगी के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगी? जिंदगी के हवाले से या जिंदगी में जो कमी रह गई उसके हवाले से? मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, तो मैं वो कंप्लीट करना चाहूँगी। हाँ, आप बताएं। अगर आप मेरे पास तो 2.5-3 लाख चीज़ें हैं जो मैं ठीक करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता है लेकिन आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो 18 साल जो नबील खड़ा हुआ है, तो आप उस नबील को एक बात क्या कहना चाहेंगे? यार मैं उसको क्या कहना चाहूँगा, मुझे लगता है बस ठीक है, इसी तरह होना था। हाँ इसी तरह था। वो बहुत सारी, मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप वैसे ख्वाहिश तो ये होती है कि ज़िंदगी ब्लैक बोर्ड की तरह हो और कुछ चीज़ें आदमी उसमें से मिटा दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, शादी हो गई, नहीं पढ़ सकी। मेरी माँ चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने भी ड्रामे में डॉक्टर बन के दिखा दिया, धुआं। अम्मी वैसे तो खुश हुई थी। वो मारे मैंने तो एक्चुअल का बोला था। मैंने कहा देखे मैं किसी में ड्रग, अच्छा उससे अगला मैंने धुएं के बाद मैंने किया था वो एंटी नार्कोटिक्स है, उसमें ड्रग ही भी था। कहते मैंने ये कब कहा था कि बेटा नशा ही बन रहा, कि माँ ने कहा था पायलट बनेगी तो जहाज बन गया। अभी छोड़ जी आ रहा। थैंक यू सो मच सीमा आपका, थैंक यू सो मच नबील भाई, आपका अपने शो में आए, और आप लोग का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।